कि हमारे अगर पिताजी के 30, 32, 35 साल के आसपास हेयर लॉस होता था, आजकल 20-22 साल पे हेयर लॉस हो रहा है क्योंकि एपिजेनेटिक पार्ट ज़्यादा हो गया है। तो सर स्ट्रेस से भी बाल टूटते हैं? बिल्कुल, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर बन गया है इन दिनों में। ओके, तो स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस काफ़ी होता है और ये भी आपके बाल की जो साइकिल है उसको कम कर देता है। जेनेटिक हेयर लॉस भी होता है, मतलब ये सच है कि फादर के बाल उड़ गए तो बच्चे के भी उड़ेंगे। पर मैंने ऐसे देखे हैं कि फादर के बाल तो उड़ गए पर बच्चों के 40-50 तक बाल रहते हैं, ये भी मैंने एग्जांपल देखे हैं। तो कि इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, जो मेल पैटर्न बालनेस होता है या फीमेल पैटर्न बालनेस होता है ना, आजकल बहुत ऑयल चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता सोशल हाँ, मीडिया पे। हाँ। तो क्या वो सच में बाल उगा सकते हैं? गंजे के भी बाल उगा सकते हैं वो? ऐसा वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे इतने लंबे लंबे बाल हैं, ये देखो हमारा ऑयल लीजिए, जादू हो जाएगा। जादू तो हो कितना सच है ये? तो तेल में ऐसी क्या चीज़ होती है पहले बताइए आप। फैटी एसिड्स होता है तेल में। ओके, पहली बात। सेकंड है कि क्या वो स्किन के अंदर जा सकता है अंदर? सर जो सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि सलमान खान है या रणबीर कपूर हैं, इनकी अगर पुरानी फोटोज देखते हैं, जैसे सलमान खान की अगर पुरानी मूवी देखे 20-25 साल पहले की, तो इनकी हमने देखी है कि यहाँ से इनके बाल तब तो थे ही नहीं, और अब इनकी आजकल को देखो, इनको तो इनके बहुत पूरे बाल हैं। तो क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या कुछ पैचेस वगैरह यूज करते हैं? राइट, सलमान खान की बात करें सर की, तो उनकी मुझे लगता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। डैंड्रफ से भी हेयर लॉस होता है, बहुत लोग कहते हैं मेरे डैंड्रफ से बाल चले जाएगा। देखिए, डैंड्रफ जनरली क्या होता है कि स्किन के अपर लेयर की प्रॉब्लम है। तो सर शैम्पू फिर कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? शैम्पू, देखो शैम्पू अगेन लाइक बालों को नहीं तो ग्रोथ करता है ना कोई हेयर फॉल करता है, ये पहले समझ लेते हैं हम, है ना। इसका मेन पर्पस होता है। तो सर आजकल हेयर फॉल के लिए पीआरपी और जीएफसी जैसे सॉल्यूशंस बहुत चल रहे हैं, तो क्या ये सच में इफेक्टिव होते हैं? तो काफ़ी स्टडीज़ के बाद ये पता चला कि काफ़ी हद तक लाइक मोर देन 80-85% पेशेंट्स अगर हम पीआरपी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज के अंदर आपका हेयर के ग्रोथ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो सर अब बाल तो चले गए, अब सोल्यूशन बता दो आप इसका, कि जैसे कि बोला जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, तो वो कितना हद तक सही है और कितने लंबे टाइम के लिए चल जाता है? देखिए, अगर हेयर लॉस आपका हो गया लाइक 50% या मोर देन 50% हेयर लॉस हो गया, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सच बताऊं तो बहाना होता है। सबसे बेस्ट होता है कि यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस। ओके, सो आई एम नॉट डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, आई एम नॉट ओनली डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, आई एम डूइंग द कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है, मुझे लगता है वो हर इंसान की प्रॉब्लम हो सकता है, जिस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि है बालों का झड़ना। सो अगर आपका भी हेयर फॉल होता है, या आपके बाल डैमेज हैं, या फिर आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपके बालों में गंजापन दिखना शुरू हो गया है, तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जहांगीर, वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं कि बालों के झड़ने का क्या रीज़न होता है, शैम्पू कब करना चाहिए, ऑयलिंग करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर आपके बाल झड़ गए हैं या आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, तो कौन कौन से इसके तरीके हैं, कौन कौन से इसके सल्यूशन हैं जो आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हो और आप अपने हेयर फॉल को रोक सकते हो। सो गाइज़, मैं तो ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना, और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर बाल नहीं रहते हैं तो आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे इंसान का ख़त्म हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? ऑल वेल्स मैम, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं सर, बढ़िया, थैंक यू। तो सर आज बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका आने के थैंक लिए। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और सर जो आज का पॉडकास्ट रहेगा ना, मुझे लगता है ये एक ऐसे टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है सबकी। जी। मतलब 10 में से 9 लोगों की ये प्रॉब्लम है, जो है बालों का झड़ना। राइट। क्या इसके रीजंस हैं और क्या ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं इसके? क्योंकि सर आजकल ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स में भी ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर हेयर लॉस इतना हो गया है कि बाल्ड पैचेस बन गए हैं। तो सर पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि इसका क्या रीज़न होता है, बालों का झड़ना का क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, या ये जेनेटिक होता है, या और भी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? राइट, जैसे आपने नाम लिया हेयर फॉल और हेयर लॉस। जी सर। ठीक है, हम पहले ये बात समझ लेते हैं कि हेयर फॉल क्या होता है और हेयर लॉस क्या होता है। ओके, देखिए हेयर फॉल मतलब होता है एक तरह का सिम्टम होता है कि अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना मतलब होता है हेयर फॉल। ओके, और हेयर फॉल में भी नॉर्मल में भी एबनॉर्मल। नॉर्मल हेयर फॉल मतलब ये होता है कि आपका 100 हेयर फॉल या लेस देन 100 हेयर फॉल होता है, तो दिस इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल। और ये नॉर्मल आपके हेयर साइकिल का पार्ट होता है इन जनरल। मतलब आपका जो हेयर होता है वो ग्रो करता है 3 to 4 ईयर्स के लिए, उसके बाद में स्टेबल होने के बाद में आपका हेयर फॉल हो जाता है उसका। अच्छा, डेली 100 हेयर अगर गिर रहे हैं तो इट इज़ नॉर्मल? इट्स नॉर्मल ओनली। ओके, किसी के 50 होता है, किसी के 60 होता है इन जनरल। लेकिन अगर ये 100 से ज़्यादा हो गया, या फिर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, या उसकी हेयर की जो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है,
तो उसको बोलते हैं कि भाई ये आपका एबनॉर्मल हेयर फॉल हो गया है। ओके, और एबनॉर्मल हेयर फॉल या एक्सेसिव हेयर फॉल की वजह से अगर आपके यहाँ पर बाल कम हो गए, उसको बोलते हैं हेयर लॉस। राइट, ठीक है। एक होता है हेयर डैमेज। एग्जाम्पल, हमने कुछ ट्रीटमेंट्स किया अपने हेयर के ऊपर, जैसे एग्जांपल हमने कुछ हीट का ट्रीटमेंट किया, कुछ कलरिंग किया, या ऐसे कुछ केमिकल्स लगाए आपके हेयर के ऊपर जिसकी वजह से आपके बाल थोड़े से रफ हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रहा है, इसको बोलते हैं हेयर डैमेज। तो अगर हम कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं ऊपर की और यहाँ पे, तो उससे हेयर फॉल नहीं होता है और न कोई हेयर डैमेज, न कोई हेयर लॉस होता है, उससे हेयर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, सो इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि आपका जो हेयर फॉल या फिर एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है वो काफ़ी वजह से होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो होता है हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में कुछ मेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। और यही जो हॉर्मोन्स होते हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हैं इस वाले एरिया के ऊपर। ओके, इस हार्मोन को बोलते हैं DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि 2 चेंजेस करता है। एक तो ये करता है कि हमारा जो हेयर का साइकिल, ग्रोथ साइकिल होता है ना, ग्रोथ फेज होती है, उसको कम कर देता है। एक तो जनरली जैसे मैंने बताया 3 to 4 ईयर्स तक आपका हेयर ग्रोथ होता है, उसके बाद फॉल होता है। तो ये क्या करता है कि 3 ईयर्स के बजाय 2 ईयर्स कर दिया आपने इसने। अच्छा। और सेकंड क्या किया कि 3 ईयर्स जो ग्रो होने वाला था वो 2 ईयर्स ग्रो करेगा, और जब वापस बाल आएगा तब फर्दर और शॉर्ट हो जाएगा, साथ साथ में उसकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा। अच्छा, तो सर एक बाल मतलब लगभग 2 से 3 साल तो रहता है? 3 साल रहता है। और जैसे एग्जांपल 18 ईयर्स तक आपके हेयर हैं, वो आपके ग्रो होते रहे 3-3 साल के हिसाब से। अब आपका एकदम से 18 ईयर्स पे हार्मोन का असर हो गया, तब वो 18 ईयर्स में 21 तक नहीं ग्रो करेगा, वो 20 ईयर तक ग्रो करेगा। और 20 के बाद जब वापस बाल आएगा ना, तब 20% थिन होके आएगा, पतला होके आएगा, क्वालिटी कम होती रहती है। और अब वो 20 वाला जो ईयर्स पे आपका बाल आया वो अब 1 साल ही ग्रो करेगा। अब वो 21 पे चला जाएगा, फर्दर 50% थिन हो गया। तो बेसिकली मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है ना, इसमें हेयर है ना, एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं होता है, हेयर गायब हो जाता है उससे। अच्छा, आप देखना, जैसे पिताजी से पूछिए आप कि नहीं, हाँ ऐसे कभी लगा नहीं कि मेरे कोई 100-200 बाल गिर रहे मेरे, लेकिन वो ज़रूर बोलेंगे धीरे धीरे मेरे बाल गायब हो गए। राइट। तो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बाललेस मतलब आपके बालों का गायब होना, सो जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है। लेकिन बाकी दूसरे कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस, सेकंड थर्ड कह सकते हैं। कभी कभी डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, जो कि फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होती है, B12 डेफिशिएंसी, D3 डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो सकता है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपका हेयर लॉस कर सकती है। कभी कभी हेयर की खुद की डिजीज़ होती है, उनमें एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा, जिसमें पेची हेयर लॉस हो जाता है छोटे छोटा। ठीक है, तो वो भी हेयर लॉस का एक कॉज बनता है। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे एग्जांपल आपने, जैसे स्ट्रेस तो पार्ट है ही है, कभी कभी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जैसे डायबिटीज़, थायराइड काफ़ी कॉमन होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। लेकिन इसमें 2 तरह की बातें हैं, एक होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों ही इरिवर्सिबल होते हैं। तो मतलब अगर मेरे यहाँ से बाल चले गए तो चले गए वो, मतलब यहाँ के फिर एक स्टेज में ऐसा होता है हार्मोन्स की वजह से फिर बाल जो एक सप्ताह ग्रो करने वाला था ना, वो भी नहीं आएगा, अब वो भी चला जाएगा। अब ये यहाँ पे जो हेयर की जो बनने वाली फैक्ट्री है वो बंद हो गई है, हेयर फॉलिकल इनएक्टिव हो गया, वहाँ पे बाल नहीं आएगा। तो अब इसका ऑप्शन तो हेयर ट्रांसप्लांट ही होता है। लेकिन बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे स्ट्रेस इंड्यूस हो, चाहे डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से हो, कभी कभी फीवर की वजह से हो जाता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस भी होता है, ये सारे इरिवर्सिबल नहीं होते, ये रिवर्सिबल होते हैं सारे। मतलब इन्होंने एकदम से साइकिल को ब्रेक कर दिया, लेकिन वापस जब साइकिल स्टार्ट होगा तो नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो सर जैसे अभी जैसा आपने भी मेंशन किया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर फॉल होता है, तो बहुत सारे लोगों से सुना भी, और वीडियोस में भी बहुत सारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी वीडियोस बनाते हैं कि पोस्ट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो गई उसके बाद बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है। उसमें हो सकता है कि आप ट्रीटमेंट लो या नहीं लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि कुछ बालों का बचा पाओगे, क्योंकि उनको सपोर्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है, या फिर जो आपकी रिकवरी वो जल्दी हो जाएगी। इन जनरल प्रेगनेंसी के 2 to 3 मंथ्स के आसपास आपका हेयर लॉस होता है, और रफली 3 मंथ्स से लेके 9 मंथ्स 10 मंथ्स तक आपकी जाके रिकवरी हो पाती है। तो ये सर सबके साथ होता है, सारी फीमेल्स के साथ? हाँ, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपका बॉडी का पूरा ध्यान होता है आपकी बेबी के लिए होता है। ठीक है, तो ये हेयर के आना एक असेसरी चीज़ है, असेंशियल नहीं है हमारे लिए। अगर जैसे एक एग्जाम्पल बॉडी को आयरन चाहिए तो आपकी बेबी को आयरन देगा सबसे पहले, बालों को आयरन नहीं देगा वो, या फिर इस तरह से बैलेंस करेगा बॉडी।
तो बॉडी इज़ वेरी गुड। सर आपने अभी स्ट्रेस का भी मेंशन किया, राइट। बहुत सारे लोग इवन आजकल तो हर लोग ही स्ट्रेस को अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट मानने लगे हैं। स्ट्रेस है तो बहुत नॉर्मल बात है। पहले के टाइम में स्ट्रेस कभी गांव में लोगों ने सुना ही नहीं होगा स्ट्रेस नाम की चीज़ क्या होती है, बट अब तो हर घर में सुना जाता है कि बच्चे को पढ़ाई करनी है, इसका स्ट्रेस हो रहा है, या पापा पे काम का बहुत ज़्यादा लोड है, स्ट्रेस हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो सर स्ट्रेस से भी बाल टूटते हैं? बिल्कुल, स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर बन गया इन दिनों में। ओके, और अब तो ये होता है कि अगर हमारे फ्रेंड ने लाइक व्हाट्सएप के ऊपर आपका अगर स्टेटस देख लिया, उस पर रिप्लाई भी नहीं किया तो स्ट्रेस हो जाता है। फेसबुक अगर आपको लाइक नहीं किया तो भी स्ट्रेस हो जाता है ना। तो इतना स्ट्रेस था, इतने हो रहा है अभी आपका स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस काफ़ी होता है, और ये भी आपके बाल की जो साइकिल है उसको कम कर देता है। ओके, और एक मिनिमल स्ट्रेस कह सकते हैं कि एक थ्रेशोल्ड बन गया हमारी लाइफ के अंदर आजकल। देखिए पहले क्या होता था कि इतना ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, और अपनी एक लाइफ सेट लाइफ होती थी कि मुझे खेती करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है, इट्स लाइक वेरी सिंपल। अब तो ये था कि 1000 काम होते हैं आपके, और 1000 काम सारे परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो स्ट्रेस तो करेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज़ दैट स्ट्रेस का एक पार्ट रहेगा ही रहेगा लाइफ के अंदर, वो एक आपका हेयर लॉस करेगा। ओके, तो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। ओके, राइट। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक हेयर लॉस भी होता है, मतलब ये सच है कि फादर के बाल उड़ गए तो बच्चे के भी उड़ेंगे? पर मैंने ऐसे देखे हैं कि फादर के बाल तो उड़ गए पर बच्चों के 40-50 तक बाल रहते हैं, ये भी मैंने एग्जांपल देखे हैं। तो कि इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, जो मेल पैटर्न बालनेस होता है या फीमेल पैटर्न बालनेस होता है ना, वो हार्मोन्स की वजह से होता है, और वो हार्मोन है ना, वो आपके जीन से डिसाइड होता है। जीन एक मास्टर है हमारे पास, ठीक है, और जीन क्या करती है कि हार्मोन्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि जाइए और बाल झड़ाइए, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर आपका जीन DHT को बोलता है, DHT यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, और उसके बाद आपका हेयर लॉस होता है। तो जो जीन का जो कैरी होता है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक पार्ट। ओके, तो जनरली क्या होता है कि हमारे जैसे पिताजी से अगर जैसे किसी बच्चे में आता है, तो काफ़ी ऐसी जीन्स होती है जो कैरी होती है, ठीक है। उनमें से पॉजिटिव अच्छी भी होती है काम करने वाली, नेगेटिव भी होती है। देखिए, हेयर लॉस होगा कि नहीं होगा पेरेंट्स से, इसको डिसाइड करने के लिए कम से कम 200 जीन्स होती है, मतलब 200 जनों का एक ग्रुप होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वास्तव में हेयरफॉल कितना होने वाला है। तो कह सकते हैं कि उसमें पैटर्न काफ़ी हो सकता है। तो आपने एक एग्जांपल दिया कि पिताजी के बाल तो नहीं है लेकिन बेटे के अच्छे बाल हो सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अमाउंट भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, और स्टेजेस अर्ली स्टेज और लेट स्टेज में भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल मैंने देखा है कि आजकल जैसे कि 40 ईयर्स के आसपास अगर हमारे पिताजी के बाल कम हो रहे हैं, बच्चों में जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बाकी चीज़ें हो गई हैं। तो जैसे आपने बताया कि एक जेनेटिक पार्ट हो गया, तो जीन हो रहा है, लेकिन जीन हमेशा कैरी नहीं होता, उसको बोलते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होना। जीन का एक्सप्रेशन आपकी पीढ़ी में कितना होने वाला है, उसके हिसाब से आपका हेयर लॉस होने वाला है, राइट। अब एक और नया वर्ड सुनिए आप, उसको बोलते हैं एपीजेनेटिक। एपीजेनेटिक का मतलब ये होता है कि आपके जीन के ऊपर, आपके पिताजी तो आई है, आपकी जीन पे आपका भी असर हो सकता है। अच्छा, आपकी लाइफस्टाइल का, जैसे मैंने बोला स्ट्रेस, डाइट, आपकी लाइफस्टाइल आपकी जीन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, और आपका फर्दर एक्स्ट्रा हेयर लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने देखा इन जनरल कि हमारे अगर पिताजी के 30, 32, 35 साल के आसपास हेयर लॉस होता था, आजकल 20-22 साल पे हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि एपीजेनेटिक पार्ट ज़्यादा हो गया है। तो ये आगे जाके जनरेशन में कम ही होता रहेगा, लग रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ, बिकॉज ये ट्रेंड इस तरह का है। अगर आप देखो पिछले 100 सालों का ट्रेंड, तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना होता है जनरली 20-22 के आसपास, क्योंकि हमें पता है कि ये फर्दर एक्स्ट्रा हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन सोचिए अगर आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 हेयर लॉस हो गया 20 साल पे, है ना, और आपके दोस्त आपको परेशान कर रहे हैं। देखिए, दोस्त इस टाइम मैच्योर भी नहीं होते उतने, वो मजाक में कभी ऐसा कोई जाके हाथ थामने वाला नहीं होता है। जो सारे है ना अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, जो कि हमेशा वो मैच्योरिटी आ नहीं पाती है, और बच्चे मेरे पास में आते हैं, डॉक्टर मैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करोगे तब जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि सर मस्ती मजाक में एक दूसरे को गंजा बोलने लग जाते हैं, उनके लिए मस्ती है। हाँ, पर किसी को वो किस लेवल का ट्रॉमा दे रहा है अंदर से, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। 30-35 साल के आसपास दोनों बातें होती है कि कुछ लोग कम थोड़े बाल हो जाते हैं, तो इट्स ओके, सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाता है जनरली, और मेच्योरिटी भी आ जाती है। ठीक, किसी बाल कम होते हैं तो एकदम से नहीं कहना होता है, ठीक है, एक वो सोशल बन जाता है। लेकिन 20-22 साल पे मैंने देखा, इनफैक्ट आई हैव डन हेयर ट्रांसप्लांट एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। अच्छा, हाँ, एंड ही केम कि डॉक्टर बस, और ही वाज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो वो एक सोशल जो पार्ट, वो एक साइकोलॉजिकल पार्ट हमें थोड़ा असेस करना होता है कि वास्तव में इसको तकलीफ हो रही है, तो क्यों नहीं किया जाए। जबकि अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक्स में, तो जनरल बोलते हैं कि 24-25 साल के आसपास हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपकी कंडीशन आपके सामने है इस तरह की, यू हैव टू हेल्प हिम। देखिए, पहले क्या होता था कि हम एक बार शीशा देखते थे, यही होता था। आजकल हम दिन में 50-100 सेल्फी लेते हैं, राइट, है ना। तो आपको अपने आप को देखने का जो कह सकते हैं टाइम वो बढ़ गया है,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका फिर आपको अपने आप को सुधारना भी पड़ता है, ठीक है। सेकंड, आपका प्रेजेंस, आप 1000 चीज़ें देखते हो दूसरों की, ठीक है, तो ये फैक्टर ज़्यादा हो गया राइट है ना। तो हेयर लॉस भी ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ एपिजेनेटिक पार्ट, और दूसरी बात है कि जो अवेयरनेस का पार्ट है, केयर का पार्ट भी बढ़ गया है। तो दोनों ही बातें हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरा कि डैंड्रफ से भी हेयर लॉस होता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे डैंड्रफ से बाल चले जाए, मेरे कोई बीमारी भी होती है, मेरे को नाम नहीं पता। तो कितना ये सच है कि डैंड्रफ तुम्हें पूरा बॉल्ड कर देता है? देखिए, डैंड्रफ जनरली क्या होता है कि स्किन के अपर लेयर की प्रॉब्लम है, डीप लेयर की प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो जनरली डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हेयर लॉस नहीं करता है, करेगा तो भी रिवर्सिबल रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि डैंड्रफ में कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। देखिए, कभी देखा आपने बच्चों में भी काफ़ी डैंड्रफ होता है। हाँ सर, तो उनका तो वो कभी गंजापन तो नहीं आता उनका? हाँ, नहीं आता है। जबकि 20, 22, 25 साल के आसपास मेरे पास में आता है कि सर मेरे को डैंड्रफ ज़्यादा है और मुझे लगता है कि मेरा जो हेयर लॉस है वो कम्प्लीटली डैंड्रफ की वजह से गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सर इवन तरुण के सर में भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है। अभी देखेंगे थोड़ी देर हाँ में। सर, आप चेक करना। तो सर इनका भी क्या था, जब इनको 20-21 साल की एज तक, 22 साल की एज तक इनके बाल बहुत ज़्यादा हैवी थे। फोटोज़ में भी आप देखोगे, मतलब नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इनके बाल थे। बट अब पिछले 2-3 साल से बहुत ग्रेजुअली इनके बाल गिरने शुरू हो गए और डैंड्रफ तो कम होता ही नहीं। तो इनके दिमाग में भी वो चीज़ बैठ गई है कि मेरा जो हेयरफॉल हो रहा है उसका मेन रीज़न डैंड्रफ है। देखिए, डैंड्रफ में क्या होता है कि कुछ पार्ट आपका नॉर्मल रहेगा, जैसे आपका स्किन का जो डेड स्किन है वो रहेगी आपके स्किन के अंदर, हल्का सा ऑयलीनेस भी रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके साथ हमेशा रहेगी। डैंड्रफ ज़्यादा इसलिए होता है कभी कभार कि हमारा स्किन ज़्यादा ऑयली होता है और उसके बाद में उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ पार्ट डैंड्रफ का रहेगा, बस उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। पर मेरा ना ड्राइनेस ज़्यादा रहती है। ड्राइनेस, तो ड्राइनेस से वो पता नहीं, उससे मुझे लगता है डैंड्रफ होता है, राइट? हाँ, नहीं तो फ्लेकीनेस होता है स्किन के ऊपर, हाँ ना? सर, और वो जो जितना ड्राई होगा ना वो स्किन ज़्यादा फ्लेकी दिखेगी आपको। हाँ। ठीक है। अगर हम देखो फ्लेकी दिखा तो हमें लगा कि डैंड्रफ ज़्यादा हो रहा है, और फ्लेकी होने के बाद में लगता है ड्राइनेस हो रही है तो हमने ज़्यादा ऑयल लगा लिया। अब तो फंगस के वारे नारे हैं, मतलब अब तो वो 10 गुना ज़्यादा ग्रो करेगा आपका। अच्छा, ठीक है। तो अगर आपको लगता, हाँ, अगर आपको लगता है कि फ्लेकनेस ज़्यादा हो रहा है तो उसको मैनेज कीजिए आप। एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं, कुछ लोशंस वगैरह आते हैं, उससे मैनेज कीजिए। वो ग्रेजुअल आप देखना कि आपका स्किन काफ़ी नॉर्मल हो जाएगा। जबकि अगर आप एग्जांपल, अगर आपने ऑयल लगा लिया तो वो हाइड हो जाएगा। वो हाइड होने के बाद में वहाँ पर फंगस ज़्यादा ग्रो करेगा, और आप देखना 5-10 दिन के बाद में कि वो डैंड्रफ 2 गुना या 3 गुना होकर सामने आएगा, आपको दिखेगा इतना ज़्यादा। ठीक। तो सर आप ऑयल की बात करी आपने, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, आजकल बहुत ऑयल चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सोशल मीडिया पे। तो क्या वो सच में बाल उगा सकते हैं? गंजे के भी बाल उगा सकते हैं वो? ऐसा वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे इतने लंबे लंबे बाल हैं, ये देखो हमारा ऑयल लीजिए, जादू हो जाएगा। तो कितना सच है ये? चलो बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए, हमने शुरुआत में बात की कि भाई किस तरह से हमारा हेयर लॉस होता है, ठीक है। तो हेयर लॉस में ओबियसली पहले हेयर फॉल का पार्ट होता है। तो हेयर लॉस एक तरह का कह सकते हैं कि सिम्टम होता है, साइन होता है। हेयर फॉल एक तरह का सिम्टम है, हम मेडिकल में इसे बोलते हैं। तो जो कॉज है उस कॉज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि किसी को फीवर हो रहा है, तो फीवर हो रहा है तो फीवर की दवाई नहीं काम करेगा ज़्यादा। किसकी वजह से हो रहा है? जैसे मलेरिया की वजह से हो रहा है या टाइफाइड की वजह से हो रहा है, तो वो टाइफाइड की जब तक दवाई नहीं लेंगे ना तब तक फीवर ठीक नहीं होने वाला। करेक्ट, गॉट माई पॉइंट? करेक्ट। उसी तरह से एग्जाम्पल, मैंने मैम का एग्जामिन किया, मैम ने बोला कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, और मुझे मेरा हेयर फॉल होता है बहुत। होता है इसके बाद बात करेंगे आपसे। जी जी। तो एग्जाम्पल, मैंने देखा एवरीथिंग इज़ ओके, बट इनका सिर्फ आयरन की कमी है। अब ट्रीटमेंट इनका आयरन रहेगा, न कोई दूसरा मेडिसिन रहेगा, न कोई दूसरा कोई एप्लीकेशन रहेगा, न कोई तेल रहेगा, न कुछ शैम्पू रहेगा। सर आपने ना बहुत यहाँ पे डीप बात बोली कि आप इस तरीके से एग्जामिन करते हो कि अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो उसी वजह से वही ट्रीट करेंगे। राइट। बट जनरली अगर कोई भी, या हम लोग भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हेयर डॉक्टर के पास, तो वो सीधा आजकल तो ये बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं, PRP करा लो। नहीं, बिल्कुल गलत चीज़ है। आपका जो अप्रोच है बिल्कुल सही होना चाहिए इन जनरल। राइट सर। हाँ, कभी जैसे एग्जाम्पल, आप अपना मुझे PRP करना है डॉक्टर, वाई डू यू आर गोइंग फॉर द PRP? सर दैट्स नाइस। आपका कॉज पता होना चाहिए आपको। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है कि PRP आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप लीजिए PRP, अदरवाइज मत लीजिए, है ना। काफ़ी बार मेरे पास में आता है, मैंने इनफैक्ट एक सिंगल इन्वेस्टिगेशन किया मैंने, और उसके बाद में एक सिंगल टेबलेट से उनका ठीक किया, बिना एप्लीकेशन ऑल्सो, कुछ भी यूज़ नहीं किया कि बस आप ये खाइए और मुझे 3 महीने बाद दिखाना, आपको वापस बार बार आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ही सेइंग डॉक्टर मैं तो एब्सोल्युटली फाइन। ओके। और दूसरी बात, आपने तेल की बात किया, तो तेल में ऐसी क्या चीज़ होती है पहले बताइए आप? फैटी एसिड्स होता है तेल में। ओके, पहली बात। सेकंड है कि क्या वो स्किन के अंदर जा सकता है अंदर?
सर वही मैं भी पूछने वाली थी। कितना जा सकता हूँ मैं, बताइए। सर मुझे लगता नहीं वो ज़्यादा जाता होगा, सरफेस पे ही रह जाता होगा। हाँ, तो हमारी स्किन के अंदर एक अच्छी पैकिंग होती है, ओके, उसको बोलते हैं हम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को तोड़ना इतना ईजी नहीं है। कभी ऐसा सुना आपने कि एक कोई पर्सन है जो कि पिछले 20 साल से तेल लगा रहा है और उसकी वजह से थोड़ा सा तेल जमा हो गया स्किन के अंदर, कभी सुना आपने? क्यों नहीं जाता स्किन के अंदर? जाता ही नहीं है। हाँ, तो ये दवाई कैसे काम करती है फिर? अब ये कह सकते हो दवाई कैसे जाती है स्किन के अंदर? तो उसमें क्या लोशंस लगाते हैं। हाँ, लोशन जाता है, वो कैसे जाता है इसके अंदर? जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। जैसे अगर हम कोई बात करें जिसमें मिनॉक्सिल की दवाई होती है उसकी बात करें, तो वो इस तरह से बनाई जाती है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किन में ये मॉलिक्यूल पहुँचाएगा, आगे इसको डिलीवर करना है तो ये पहुँचाएगा, आगे रूट तक पहुँचाने के लिए ये मॉलिक्यूल के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्शन ही ऐसी होती है प्रोडक्ट? हाँ, तो उसका एक व्हीकल उसके साथ जोड़ा जाता है। ओके। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ मिनॉक्सिल डाल दिया। अगर एग्जांपल चलो ठीक है, किसी को आयरन की कमी है तो यहाँ क्या स्किन पे आयरन रख दो आप? नहीं, खाओ उसको अंदर, तभी खाना फायदा पड़ेगा ना होगा। उसको। और वो इसी तरह से फॉर्मुलेशन बनाया जाता है कि आप गट में जाओगे तो कैसे आयरन जाएगा उसके अंदर, फिर अंदर कौन कैरी करेगा, ये एक सिस्टम बनाया जाता है इसके, है ना। तो दवाई का मतलब यही होता है। नहीं तो हमें तभी तो कह रहे हैं कि अगर जैसे एग्जाम्पल कुछ चीज़ कमी है तो वो लगाने से या कोई दूसरे रूट से ठीक नहीं हो पाएगा, वो एक पर्टिकुलर रूट हम फॉलो करेंगे ना। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई अगर असेंशियल एमिनो एसिड्स या असेंशियल फैटी एसिड्स, अगर हम फैट की बात करते हैं, या फिर अगर हमें असेंशियल फैटी एसिड्स की कोई नीड है, जैसे कि ओमेगा 3 होते हैं फैटी एसिड्स, उनकी टेबलेट खाते हैं ना हम, है ना। तो वो अगर लगता है कि बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो रही है और उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो लगाने से ठीक नहीं होगा, खाना पड़ेगा आपको। तो सर ऑयल लगाते क्यों है फिर? बचपन से तो वो यही बोला जाता है, इवन जो पहले के टाइम के लोग होते थे वो तो 24 घंटे ऑयलिंग करके रखते थे। अब तो नहीं करते लोग, ऑफिस जाता है, काम पे जाता है, ऑयलिंग नहीं करते। हफ्ते में एक बार कर ली, शैम्पू से पहले कर ली। ठीक है, तो ऑयलिंग करने का क्या रीज़न है आपका ना? चलिए इसका अच्छा आंसर देता हूँ मैं। देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना और हमारा जो विज्ञान है, या कह सकते हैं कि मेडिसिन का पार्ट है, हम दोनों इनको साथ में देखते हैं एक साथ इन जनरल। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने अपनी दादी माँ से बोला कि हाँ ऑयल लगाना चाहिए, तो वो उसको अपनी संस्कृति से जोड़ के देखती है। अगर मैं कि नहीं लगाना चाहिए तो बोलता है कि ये तो संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम भी वो चीज़ें एकदम से नहीं करते, हम एक सिंपल भाषा में समझा देते हैं उनको कि आपको नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा नीड नहीं है आपको। अब देखिए सर, जिसको समझ में आ गई तो आ गई, जिसको नहीं समझ में कोई बात नहीं, ही कैन अप्लाई इट, बिकॉज कोई नुकसान तो है नहीं, एंड ही इज़ कैरिंग समथिंग इन हिज माइंड। उसको ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन पकड़ के हाथों नहीं पकड़ा जा सकता उसका। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, डॉक्टर का इंटरेक्शन कितना होता है मैम आपका? 5 मिनट 10 मिनट, हाँ, इतना ही होता है। सर। और आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, आपके रिश्तेदारों के बहुत कितना इंटरेक्शन influence होता रहता है सर उनका, है ना। हाँ। आप हर किसी से बोलोगे अरे लगाना चाहिए ऑयल, तो लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगा रहे हो आप? तो उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा होता है, डॉक्टर का बहुत फ्यू मिनट्स। तो हम यही बोल रहे कि नहीं लगाना चाहिए, बस इस बात पे जो समझ जाता है तो समझ जाता है, नहीं समझे कोई बात, इट्स ओके, यू कैन यूज़ इट। सर इवन मेरा खुद का जो भाई है उसको मतलब जेनेटिक बोल सकते हो, हेयर लॉस का इशू है मे बी, या कुछ भी, वो डॉक्टर के साथ कनेक्ट करता रहता है, पीआरपी सेशंस भी लेता है। हाँ, उसने पिछले 6-7 साल से ऑयलिंग नहीं करी, हाँ। और वो सुबह शैम्पू करता है, शाम तक उसके बाल में नेचुरल ऑयल आ जाता है। राइट। सो इन जनरल क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर ऑयल बनता रहता है, तो रफली 3 to 4 सेंटीमीटर तक आपको वो जो ऑयल होता है ना, नेचुरल ऑयल, वो आपको नरिश करता रहता है 3 to 4 सेंटीमीटर तक। लेकिन उससे अगर लंबे बाल होते हैं तो कभी कभी फ्रिजी होते हैं, तो उसको नरिश करने के लिए हल्का सा नॉन स्टिक हेयर ऑयल लगा सकते हो। तो यहाँ पे हेयर का जो पर्पज़ है वो ग्रोथ नहीं है, यहाँ हेयर का जो मेन पर्पज़ हमारा है वो है हमारा हल्का सा फ्रिजीनेस को इम्प्रूव करना, ऑयलिंग से बस। कोई लोग तो मसाज करना है, तो मसाज करने से ठीक है, मसाज लगा सकते हो, कर सकते हो। तो कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? कोई सा भी कर लीजिए, क्योंकि आपको हाथ हल्का सा आपको फ्रिक्शन कम करना है, ठीक है। और कहते हैं कि ठीक है मसाज करने से थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ठीक है बढ़ता है। क्वेश्चन ये आता है कि कितना बढ़ता है? कब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर मेरे को इतना कोई हेयर फॉल है बहुत ज़्यादा, तो क्या ये सफिशिएंट है मेरे लिए? तो ये लाभदायक हो सकते हैं, ये कुछ फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ये वर्ड्स जिनका कोई वो नहीं है, 0 to 1% कोई स्केल नहीं है इनका, ठीक है। तो आप ठीक है करना चाहिए, फ़ायदेमंद होता है बस। पर ऐसे जादू नहीं हो सकता कि भाई यहाँ जादू नहीं हो सकता। ऑयल हाँ, जैसे मेल पैटर्न बालनेस है आपका, अगर मेल पैटर्न बालनेस है तो आपको हार्मोन पे काम करना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो मेन कॉज बन रहा है वहाँ पे। जब तक आप हार्मोन पे कॉज काम नहीं करोगे ना, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला। बाकी तो हो सकता है कुछ 1% 2% आप अपने बाल बचा लो, जो कि आपको क्लिनिकली विजिबल नहीं दिखेंगे, आपको लगेगा नहीं कि मेरे बाल अच्छे आए हैं। माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं कि ठीक है जी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए
तो एक परफेक्ट जो कोच उस पर काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है। सर इवन मैंने तो ये रियलाइज़ किया है, जब ऑयलिंग करके थोड़ा बहुत मसाज हम करते हैं ना सर में, तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसका जो रीज़न ये होता है कि हमारा जो फॉलिंग स्टेज वाला हेयर होता है ना, वो हल्का सा बालों की ना स्किन के अपर लेयर पे अटका होता है, उसको बोलते हैं टेलोजन, और उसके एक नीचे एक नया छोटा सा बाल आ रहा होता है, ठीक है। तो इन जनरल जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपने थोड़ा सा मसाज किया है, तो मसाज किया तो हर दिन का, जैसे कि मैंने बताया कि 100 हेयर फॉल होता है, तो 200 हो जाएगा एग्जाम्पल, या 150 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो कवर हो जाएगा, नेक्स्ट डे 50 हो रहेगा आपका, राइट। इस तरह से फीमेल में एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि फीमेल्स जैसे आपने तो बाल खुले कर रखे हैं, कुछ फीमेल्स होते हैं जो हमेशा टाई करके रखते हैं बाल, अब वो 3 दिन में एक बार धोती है, वॉश करती है, तो 3 दिन में क्या होता है कि जो आपके फॉलिंग स्टेज वाले जो हेयर होते हैं ना, वो चिपके रहते हैं उनके ऊपर, और जैसे ही वॉश करती है 300 हेयर, ओ माय गॉड, एकदम से चिंता करके मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर ये देखो इतना सारा, एक मैं वॉश करती हूँ तो ये 300 हेयर होते हैं, बताइए। तो सर बाल भी हमें थोड़े लूज बांधने चाहिए? नहीं, इससे नहीं है, कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर आप 3 दिन में या 4 दिन में एक बार वॉश करते हैं तो आपका 200 या 300 हेयर फॉल हो सकता है। दिस इज़ मे बी नॉर्मल, बिकॉज आपके हेयर आपकी स्किन के आपके इसके ऊपर ही हैं, वो नीचे फॉल नहीं हो रहे। ये प्रॉब्लम मेल में नहीं होती है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है, बिकॉज दे आर टाइंग द हेयर। हमारे तो क्या, हम रोज ऐसे करते हैं, अगर हम बाइक भी चलाएंगे ना तो बाल गिर जाएंगे, इन जनरल पता नहीं चलेगा। ओके। हाँ, तो सर शैम्पू फिर कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? क्योंकि मैं तो खुद भी ऐसा 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद करती हूँ। लंबे बाल हैं सर, कैरी करना मुश्किल हो जाता है। शैम्पू देखो, शैम्पू अगेन लाइक बालों को नहीं तो ग्रोथ करता है ना कोई हेयर फॉल करता है, ये पहले समझ लेते हैं हम, है ना। इसका मेन पर्पज़ होता है, देखो शैम्पू का क्या पर्पज़ होता है, शैम्पू का पर्पज़ होता है बालों का पर्पज़ नहीं होता है, शैम्पू का स्काल्प को क्लीन करने का पर्पज़ होता है। कंडीशनर बालों के लिए होता है, लेकिन ठीक है, अगर हमने एक सॉफ्ट शैम्पू लिया है, नॉन सल्फेट या सल्फेट फ्री शैम्पू लिया आपने, तो उसमें कुछ कंडीशनिंग मिला देते हैं ताकि अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ओके। और एक होता है सल्फेट वाला शैम्पू, ठीक है, जो कि जनरली डीप क्लींजर होता है, ओके। जैसे कि एक सोडियम लोराइल सल्फेट नाम से होता है, जो कि अच्छा खासा क्लीन कर देता है स्किन को। तो इसकी जो नीड होती है वो होती है हमारे स्काल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो अगर बाई चांस डेंड्रफ ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस है, डेंड्रफ है, तो डेफिनेटली उसको क्लीन करने के लिए हमें वो शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो जो फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, तो वो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इन जनरल कह सकते हैं कि 90% 80% लोगों में अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं ना, तो काम चल जाता है आपका। अगर लगता है कि डेंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा थेरेपेटिक रखते हैं उसको, मतलब कि आप रोज़ शैम्पू कीजिए 7 to 10 डेज़ के लिए, 2 वीक्स के लिए। जब लगता है कि डेंड्रफ 50% या 40% तक एक्स्ट्रा कम हो गया है, देन यू कैन डू अल्टरनेट डेज, है ना। किसी को लगता है कि डॉक्टर मेरे को फ्रिक्वेंटली आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आप एक सप्ताह में एक दिन आप एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लीजिए, बाकी आप नॉर्मल सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर लीजिए। सर जिनकी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई है वो भी डेली करें शैम्पू यूज़? एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डेज इज़ गुड, है ना। Okay. ज़्यादा ही लगता है कि डेंड्रफ ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो एक ट्रीटमेंट बन जाता है उसका, वो केयर का पार्ट नहीं होता है ना। केयर एंड ट्रीटमेंट दोनों होते हैं। एक जनरल केयर की बात करें तो जनरल केयर अल्टरनेट डेज, क्योंकि मैं दिखने में मेरे बाल ठीक है डॉक्टर, साथ साथ मेरे को ज़्यादा डेंड्रफ भी नहीं है, इट्स ओके फॉर मी, तो अल्टरनेट डेज यूज़ कर लीजिए आप। रिंसिंग आप डेली कर लीजिए, है ना, पानी से साफ़ कर लीजिए डेली। अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो कंडीशन फिर वो ट्रीटमेंट का पार्ट बन जाता है, फिर उसको हम शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, उसको बोला कि दिस इज़ अ शैम्पू इज़ मेडिसिन फॉर अस, टॉपिकल मेडिसिन हमारी। सर आपने भी बोला कि जो सल्फेट वाला शैम्पू होता है वो डीप क्लींस कर देता है, हाँ, बट जो टीवी में ऐड आता है उसमें कहते हैं कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू दैट शैम्पू जो सल्फेट वाला वो एक तरह का मेडिसिन का पार्ट करेगा हमारा। अच्छा, तो रेगुलर यूज़ मत करो। हाँ, रेगुलर यूज़ मत कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ 2 days और 3 days आप यूज़ करना है एग्रेसिवली, फॉर सम कंडीशंस वी कैन यूज़ इट, अदरवाइज वी कैन स्किप इट और वी कैन यूज़ ऑन अल्टरनेट डेज। अब फीमेल्स में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि डॉक्टर मेरे को लगता है कि डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब से ये सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ तब तो मेरे हेयर फ्रीज हो जाते हैं, हेयर ये लगता है कि ज़्यादा ही थोड़ा फ्रीजी हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि सल्फेट वाले शैम्पू के साथ में कंडीशनर मस्ट हो जाता है, कि सल्फेट शैम्पू टू क्लीन द स्काल्प प्लस कंडीशनर टू क्लीन योर हेयर, टू मेंटेन योर हेयर इन जनरल। सर एक और क्वेश्चन, कहते हैं कि कॉम्ब हमें डेली करनी चाहिए और दिन में 2-3 बार करनी चाहिए, पर हम लड़के करते ही नहीं है इतना, तो क्या कॉम्ब दिन में 2-3 बार करनी चाहिए और ये कितनी यूज़फुल होती है? देखिए, कॉम्बिंग कह सकते हैं कि ये केयर का पार्ट है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट तो है नहीं। अगर आपको लगता है जैसे एग्जांपल ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हैं आपके हेयर या फिर टेंगल्ड हो रहे हैं कई हेयर, ठीक है, तो उसको करने के लिए आप कर सकते हो, कॉम्ब कर सकते हो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मेल के लिए ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है, 1 या 2 बार कर सकते हैं हम, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ योर ग्रूमिंग का पार्ट है आपका,
राइट। सो यू कैन डू इट। कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है कॉम, ऐसा सच होता है क्या? मैं ज़्यादा नहीं मानता इस बात को। अच्छा। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग एग्री नहीं करें, बट सर आपने बोला था कि जैसे बालों में केमिकल ज़्यादा यूज़ करो या कुछ हीटिंग प्रोडक्ट यूज़ करो तो बाल डैमेज हो जाते हैं। बट सर जो मैंने अपने बालों में नोटिस करा है, मैं बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती और बालों की हेयर स्टाइलिंग भी बहुत कम करती हूँ, लाइक 2 बार मंथ में या जब भी ज़रूरत है। बट बालों में स्प्लिट एंड्स मैंने देखी है हो जाती है और बाल रफ भी काफ़ी लगते हैं। तो उसका कोई हार्मोनल रीज़न भी है या किस वजह से ऐसा हो सकता है? देखिए जनरल क्या होता है कि अगर हमारे बाल हेल्दी हैं, अच्छे हेल्दी हेयर हैं, तो अगर हम कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। अगर आपके बाल ऑलरेडी 50% डैमेज्ड है बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड 20% बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, और आपकी थिनिंग काफ़ी बालों की है, बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि हम उतना केयर नहीं कर पा रहे हैं बालों का, और उसके ऊपर फिर आपने एक अच्छा सा हीट करवा लिया, ट्रीटमेंट करा लिया, तो नाउ द हेयर ब्रेकेज इज़ क्वाइट कॉमन। अगर आपके हेल्दी हेयर हैं तो कह सकते हैं कि बाकी ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, एकदम से डैमेज नहीं करेंगे हमारे हेयर इन जनरल। ओके, तो स्प्लिट एंड का ये बात होता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे हेयर उतने हेल्दी नहीं थे, और साथ साथ में हो सकता है कि हमने उतना केयर भी नहीं किया और कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर लिया जिसकी वजह से आपका स्प्लिट एंड हो गए। और हेल्दी ना होने के रीज़न आपने पहले कवर मैंने बता दी है ना। तो सारा स्टार्टिंग ही आपके हेल्दी हेयर से होता है। आपका हेल्दी हेयर होगा तो डेफिनेटली आप कोई भी ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक है, आपका बाल वो जो ट्रॉमा है वो सहन कर लेगा, और उसका इम्पैक्ट, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। काफ़ी बार आते हैं मेरे पास में कि बिल्कुल कभी एक बार देखता हूँ तो लेडीज़ के ब्राउन हेयर होते हैं, नेक्स्ट टाइम देखता हूँ तो उनके मतलब येलो हेयर होते हैं, कुछ होते हैं कलर्ड है, और मैं पूछ लेता हूँ कभी कभार, मैं अब आपके बाल नहीं रही है। हाँ सर, और सर कलर वगैरह कराने के बाद काफ़ी डैमेज हो जाता है बाल, जनरली देखा है बहुत रफ दिखते हैं। राइट। कलरिंग में क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम कोई भी डाई यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर ग्रे हेयर को ब्लैक हेयर करने के लिए करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, आपने सुना होगा, एक होता है अमोनिया होता है, एक होता है पीपीडी। ये बेसिकली जो पीपीडी होता है यही कलर होता है, और अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करते हैं कि हमारे हेयर के अंदर, शाफ्ट के अंदर छेद बनाने का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो होल बना देते हैं, होल के बाद में पीपीडी जाके अंदर बैठ जाता है, और वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में बढ़ा के कॉम्बिनेशन एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। अब ये क्या करता है कि एक ब्लैक कलर का जो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल आपके हेयर के अंदर है ना, शाफ्ट के अंदर टिक गया है, वो इसको बोलते हैं हमने कलरिंग कर ली है। जबकि अल्टीमेटली हमने क्या किया, काफ़ी पोरिंग कर दी है हेयर के ऊपर, हेयर शाफ्ट के अंदर, है ना। अब आपने बताया कि अगर इसमें आप किन बालों पे किया, अगर आपको लगता है कि 50% ऑलरेडी डैमेज हेयर पे किया है, तब तो बाल नहीं टिकने वाले, वो बीच में से ब्रेकेज हो जाएंगे आपके। अच्छा। हाँ, राइट। तो अगर आपको अगेन लाइक इफ़ वांट टू लुक गुड, अगर आपको लगता है कि मुझे नए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने चाहिए, मुझे प्लान करना है इसके बारे में, तो सबसे पहले अपने बालों का एग्जामिन कीजिए आप कि यस माई हेयर्स आर हेल्दी हेयर, देन यू कैन डू समथिंग। तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरे हेयर तो ठीक है, मेरे फ्रेंड जब कराता है तो उसको लगता है कि उनके हेयर ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं या फिर बीच में ब्रेकेज हो रहे हैं, है ना। जनरली कंपेरिजन काफ़ी आता है फीमेल्स में कि डॉक्टर मेरी फ्रेंड ने तो कराया अच्छा खासा, उसका तो कुछ नहीं होता है, और मेरे देखो यहाँ पे देखो ये सारे ख़राब हो गए मेरे। सो वो कंडीशंस है ना, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो सर आजकल ग्रे हेयर बहुत होते हैं लोगों के, ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन या क्या रीज़न क्या होता है? हाँ सर, मेरे तो सफ़ेद बाल 6th या 7th क्लास में ही हो गए थे। अच्छा, तब से ही हैं। अब मैं हीना, पहले मैं कलर करती थी तो मुझे लगा कलर करने से और ज़्यादा मेरे बाल ख़राब हो गए। अच्छा, फिर अब मैं सर थोड़ा सा हीना और ये हीना वगैरह कर लेती हूँ, नेचुरल चीज़ें यूज़। अच्छा, हीना कौन सा यूज़ करते हैं आप? सर मैं कुछ भी ऑर्गेनिक अमेज़ोन या किसी और ब्रांड से मंगा लेती हूँ। हाँ हाँ, मतलब कलर वाली हीना नहीं मंगाती, जैसे कोई ऑर्गेनिक ब्रांड हो गई, बहुत सारी कुछ ब्रांड्स हैं, हाँ हाँ, उसका कर लेती हूँ। और उससे आपको अच्छे कलर आ जाता है? सर इसमें भी बहुत मेहनत लगती है मुझे। हाँ, जैसे जो लोग जिनके सफ़ेद बाल है, जो लोग हीना वगैरह करते हैं, उन्हें समझ आ रहा होगा। पहले मेरे को हीना करती हूँ मैं तो उससे वो कॉपर कलर आता है, वो मुझे कलर पसंद नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ, एक इंडिगो पाउडर आता है, वो भी हीना की तरह ही एक सप्लीमेंट, मतलब एक हीना की तरह पाउडर है जो उस कॉपर कलर को ब्लैक करने का काम करता है। बट आप हर 10-12 दिन में प्रोसेस करना पड़ता है और बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। ठीक है। तो देखिए ग्रे हेयर का होना इन जनरल माना जाता है कि अगर 18 ईयर से पहले होते हैं तो उसका मतलब है कोई ना कोई पैथोलॉजिकल पार्ट है, कोई ना कोई कोज बनता है उसका। लेकिन 18-20 ईयर्स के बाद होता है तो ये माना जाता है कि एक आपका नॉर्मल एजिंग का पार्ट है। ओके, और ये मान के चलिए कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस अभी तक ग्रो नहीं कर पाई है, एंड वी हैव द लिमिटेड ट्रीटमेंट्स फॉर दैट, और हार्डली वी कैन सी एनी काइंड ऑफ अ रिवर्सल इफेक्ट ऑन द ग्रे हेयर, जनरली हो नहीं पाता उतना। ओके, तो जो भी इन जनरल अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि
कंडीशन तो होती है, प्रॉब्लम होती है और हम सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो फिर यहाँ पर ऐसे लोगों का रोल आता है कि वो दे कैन चीट यू, है ना, कि डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं होने वाला, फिर एकदम से आपको कहीं सॉल्यूशन दिखता है जो कि वास्तव में आपकी थॉट से मैच कर रहा है। अरे ये तो वही है चीज़ जो मैं ढूंढने चाह रहा था, और यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते हो। आई हैव सीन मैनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट। ये देखिए एकदम से ये 1 मंथ में इतना हो गया है, पूरा ग्रे हो गया है, बिल्कुल हो गया है। नेवर एवर बिलीव देम। अगर आपको लगता है तो आप उसका फ़ोटो लेके अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, और तभी बाई कीजिए आप, क्योंकि ये ऑनलाइन का जो बाई वाला पार्ट है ना, ये तो मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरा 80% जो कंसल्टेशन है इसी में होता है कि डॉक्टर मेरे पास में ये 50 चीज़ें हैं, बताइए मैं क्या यूज़ करूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि एक सिंगल टेबलेट आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर सकती है, एक्स्ट्रा जो एब्नॉर्मल हेयर फॉल है उसको स्टॉप कर सकती है। तो आप प्लीज़ बाई नहीं करना है। और मैम का ये क्वेश्चन था कि भाई ठीक है किस तरह का डाई यूज़ करें। तो डाई इन जनरल जो आपका जितने भी आपके ऑर्गेनिक डाइज वगैरह होती है उसमें एक लिमिटेशन ये होता है, जैसे आपने बताया कि वो डिफ्यूजन से साथ जाती है। राइट सर। ऑर्गेनिक डाइज में क्या होता है कि डिफ्यूजन से आपका हेयर के अंदर आपका पेनिट्रेशन होता है। जैसे कि आपने जो अमोनिया ने तो छेद बनाए थे बड़े बड़े, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ पोर्स होते हैं हमारे हेयर के अंदर, तो वहाँ से वो डिफ्यूजन के थ्रू आपका जो है जो डाई अंदर चली जाती है, लेकिन वो वापस आ भी जाती है बाहर। राइट सर। तो एवरी एप्लीकेशन ऑफ योर डाई, जैसे कि जो ऑर्गेनिक डाई है उसमें आपको लगेगा कि मेरा कलर ठीक हो रहा है, लेकिन साथ साथ में एवरी वॉश विल ऑल्सो रिमूव द डाई। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको जी सर, काफ़ी ऐसी डाइज होती है जो ऑर्गेनिक डाई वगैरह होती है जिसमें 5% या 10% पीपीडी ज़रूर होती है उसमें। ओके। हाँ ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। आपने देखा होगा पहले जो आपकी हिना आती थी, मेहंदी आती थी, उनमें ठीक ठाक सा रेड कलर होता था। हाँ आजकल थोड़ा काला कलर सा सर, होता काला है। कलर होता है और वो जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। हाँ, तो यहाँ भी पीपीडी का पार्ट हो गया कि 5% 10% पीपीडी होती है इसमें। तो सर उसका पता तो चलेगा नहीं हमें, अगर आप क्योंकि वो लिख के तो टेस्टिंग देंगे कराओगे तो हो जाएगा, बट अच्छा, इन टेस्ट जनरल कोई करा लें। लिखेगा नहीं, बताएगा नहीं, नहीं। है ना। तो हाँ। रेड हीना जो हो वो मतलब Green। यूज़ हाँ, करनी हाँ। चाहिए। हाँ, अब अगर आपने घर पे बनाई है तो दैट इज़ ओके। अदरवाइज़ किसी मार्केट वाली पे देखो एडिल्ट्रेशन तो होता ही होता है कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, तो वो अगर आपको तो लगता है है। कि अच्छी कंपनी है, नहीं कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पीपीडी, देन दैट कैन बी टेकन। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत, मतलब काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, सबका नहीं कहूँगा, बट काफ़ी लोग ऐसे करते हैं। तो सर हम कुछ ऐसी ब्रांड्स में जा सकते हैं जो थोड़ी नोन है, जैसे पतंजलि हो गई, जीवा ब्रांड हो गई, ये भी हीना के प्रोडक्ट्स और ये सब बनाते हैं, तो इनका मे बी वी कैन ट्राई। हाँ, अगर ये क्लेम करते हैं कि ठीक है दे डोंट हैव पीपीडी एंड दे हैव काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूअर फॉर्मुलेशंस जो कि आपके स्टेबिलिटी ज़्यादा दे सकती है आपके बालों के कलर में, ठीक है, तो ठीक है, लिए जा सकते हैं। तो सर आजकल हेयर फॉल के लिए पीआरपी और जीएफसी जैसे सॉल्यूशंस बहुत चल रहे हैं, तो क्या ये सच में इफ़ेक्टिव होते हैं? पीआरपी है क्या बेसिकली? देखो, पीआरपी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे बॉडी में कुछ, जैसे एग्जांपल कुछ सेल्स होती है जिसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि ब्लड में होती है ना, तो हमारे ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स होती है, उसमें एक प्लेटलेट्स होती है जिसमें कि काफ़ी नंबर में ना ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या सर्कुलेट करती रहती है, तो ये रीजनरेशन का काम करती है। जैसे कहीं लगता है कि जैसे कहीं खून निकल रहा है तो वहाँ पे थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स करती है, और वहीं पे ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए वो कोलेजन बना भी देती है, क्योंकि उसके पास में ऐसी पैकिंग होती है जहाँ के इस अंदर अंदर छोटे छोटे कह सकते हैं कुछ पाउचेज होते हैं जिसमें कि खूब सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि ये क्या ग्रोथ फैक्टर हमारे बालों को भी ग्रोथ कर सकते हैं क्या। तो काफ़ी स्टडीज़ के बाद ये पता चला कि काफ़ी हद तक लाइक मोर देन 80-85% पेशेंट्स अगर हम पीआरपी करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज के अंदर आपका हेयर के ग्रोथ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो अब कोच कोई सा भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपोर्ट जरूर देता है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, पीआरपी इज अ काइंड ऑफ ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, नॉट द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास में दोनों तरह के आते हैं कि डॉक्टर मैं सिर्फ पीआरपी करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, रोज़ कौन यूज़ करेगा डॉक्टर, आई डोंट वांट। तो वो भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। अगेन जैसे एग्जांपल मेल पैटर्न डालने से तो ये सपोर्ट दे सकता है आपके लिए, लेकिन आपको कुछ दूसरी मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर मैं सिर्फ मेडिसिन यूज़ करना चाहता हूँ, क्या मैं पीआरपी अवॉइड कर सकता हूँ क्या। तो इसमें ये होता है कि आप अगर लेते हैं तो एक सपोर्ट आपका रहेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जनरली जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर भी कोई बेस्ट मेडिकेशन नहीं है अभी तक। आप कुछ भी लोगे तो भी अमाउंट ऑफ हेयर लॉस विल बी देयर जो कि आपके साथ चलेगा। तो अगर आपका 5% या 10% भी अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है एक्स्ट्रा, और आपको लगता है कि आपका बजट है, ये भी ज़रूरी है, इफ़ यू हैव काइंड ऑफ ए फाइनेंशियली ठीक है एंड आई कैन टेक इट, देन शुड बी टेकन, कैन बी टेकन, है ना, इस तरह से। तो क्या होता है, पीआरपी में ब्लड निकालते हैं 20-25 ml। ब्लड निकालने के बाद क्या करते हैं कि उसमें से प्लेटलेट सेपरेट कर लेते हैं,
और बालों की रूट्स में छोटे छोटे प्रिक करके डाल देते हैं हेयर रूट्स के अंदर, ठीक है। और ये ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं और ये माना जाता है स्टडीज़ में कि ये बेसिकली 3 तरह से काम करते हैं। एक होता है जैसे हमारा एम्प्टी फॉलिकल, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि आपका जैसे हेयर फॉल होता है तो वहाँ पर एक नया बाल वापस आता है। तो जो नया बाल आता है वो कुछ स्टेम सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हेयर के अराउंड ही होती है। तो स्टेम सेल को जल्दी से बोलती है कि आप जाइए, फॉलिकल खाली हो चुका है, प्लीज़ आप जल्दी से ट्रेवल कीजिए और वहाँ पर जाके नया हेयर फॉलिकल बनाइए। ये पीआरपी का काम होता है। सेकेंड होता है कि आपके ग्रोथ को फर्दर इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है पीआरपी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे थे ना, ये नई ब्लड वेसल्स बनाता है ब्लड के अराउंड, तो इसको बोलते हैं हम रीजनरेशन करता है। सो रीजनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ नेगेटिव जा रही है, जो लगता है कि हम लॉस कर रहे हैं, उसको फिर से बनाने का काम करती है। ओके और अच्छी बात इसमें होती है कि ये ज़्यादा इसमें कुछ मेडिसिन का पार्ट होता नहीं है, न कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो एक तरह का एक नेचुरल थेरेपी है इन जनरल, है ना। और अब बात करें जीएफसी की, तो जीएफसी कह सकते हैं थोड़ा सा एडवांस पीआरपी है। तो पीआरपी में क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स ही डाल देते हैं, जबकि जीएफसी में क्या करते हैं कि प्लेटलेट्स को वहीं पे एक्टिवेट करके बाहर ही उनमें से बाहरी ग्रोथ फैक्टर सेपरेट कर लेते हैं, मतलब एक स्टेप अहेड हो गया आपका। और अब क्या करेंगे, ये जो प्लेटलेट्स जो कि अब नॉट प्लेटलेट्स जो कि ग्रोथ फैक्टर जो कि प्लाज्मा के अंदर है, अभी सीधे प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर आपने डाल दिए रूट्स के अंदर। हाँ, तो ये एक्टिवेटेड ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि थोड़ा सा माना जाता है, हालांकि अभी नई नई स्टडीज़ है, इसमें और भी स्टडीज़ बाकी है। अगर लगता है कि जितनी ज़्यादा स्टडीज़ होती है तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है इस चीज़ के लिए कि भाई हाँ ये ज़्यादा सुपीरियर है ना। कोई नया पर्सन लगता है कि अच्छा दिखता है, बट उसको और जानने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ में रहें, ओवर द टाइम हम उसको अच्छा जान पाते हैं। तो सिमिलरली पीआरपी आई कैन से इज़ काइंड ऑफ ए टाइम टेस्टेड थेरेपी, अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जीएफसी नया थेरेपी है जो कि अभी क्लेम कर रहा है कि दिस इज़ ए सुपीरियर देन द पीआरपी, जिसमें और स्टडीज़ की नीड है हमें। तो सर आपने जैसा अभी बोला कि पीआरपी ऑल अलोन इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉडी में अगर किसी और चीज़ की कमी से बाल आपके जा रहे हैं, तो जब तक वो रूट कोज हम ट्रीट नहीं करेंगे, पीआरपी एक टेम्पररी सोल्यूशन ही रहेगा। बिल्कुल। एक और चीज़ जैसे होता है कि उसको बोलते हैं कि हमारा हेयर थोड़ा थोड़ा डैमेज होता रहता है, तो जनरली जैसे 2 या 3 महीने में आपने एक पीआरपी कर लिया, तो इसलिए बोला कि यहाँ पे थेरेपेटिक पार्ट नहीं रहेगा। ये है कि आपका एक तरह का रीजनरेट करने में हेल्प करेगा आपके लिए, कि जो थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा है उसको सपोर्ट मिलेगा आपके। तो इन दैट वे दैट यू कैन प्लान फॉर द पीआरपी, बट अगेन विथ डिस्कशन विद डॉक्टर। मेनी थिंग्स आर देयर। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर मेरा पीआरपी बजट नहीं है, तो क्या मेरा पीआरपी बिना काम नहीं चलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेक इट वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। आपका डॉक्टर होना चाहिए, सेल्समैन नहीं होना चाहिए। राइट ना मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इस चीज़ को ध्यान में आपको आपका डॉक्टर का चेहरा पता होना चाहिए आपको। एंड ऑलवेज वन मोर थिंग, यू हैव टू बी डिस्कस विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट ओनली। आजकल मैम ऐसे काफ़ी हैं जो कि हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर एक्सपर्ट्स, ट्राइकोलॉजिस्ट, इस पर बिलीव नहीं करना है। ट्रीटमेंट कौन करेगा? आपका एक अच्छा डॉक्टर ही रहेगा, वो आपका ध्यान रखेगा। बिकॉज हेयर फॉल एक क्रोनिक कंडीशन है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छा डॉक्टर चुनना है जहाँ से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, एंड यू नो द डॉक्टर कि हाँ मेरा डॉक्टर मेरा केयर कर रहा है, और जस्ट ब्लाइंडली फॉलो हिम। बिकॉज मेनी थिंग्स आर देयर नो सोशल मीडिया, जो क्या होता है कि हम ये देखें वो देखें, किसी भी बिलीव नहीं करना। यू हैव टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। देखिए हज़ारों चीज़ें, लेकिन बात मानना है डॉक्टर की, और सारी बातें डिस्कस कर लीजिए, सारी लिख के लीजिए कि डॉक्टर मैंने ये इस वेबसाइट में ये देखा है, मैंने ये देखा है, मुझे बता दीजिए। डॉक्टर आपका टाइम देगा आपको इस चीज़ के लिए। तो सर आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि पीआरपी के साथ मिनॉक्सिडिल भी लेनी चाहिए, उससे मतलब आपके बाल आ जाएंगे पूरे, अगर कहीं से पूरे बॉल्ड हो चुके हैं तो। हाँ, तो ये क्योंकि कितना सच सर है? किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ना, वो सबसे पहला तो रिकमेंडेशन उनका है कि मिनॉक्सिडिल ले लो। और पीआरपी ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देखो, इंस्टाग्राम देखो, हर जगह बोलेंगे मिनॉक्सिडिल कर लो। तो मिनॉक्सिडिल मुझे तो लगता है हार्मफुल ही होगा, या आई डोंट नो कैसा रहता है। राइट, देखिए मिनॉक्सिडिल एक मेडिसिन है जो कि ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करती है जनरली। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये मेडिसिन कब यूज़ करनी चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, कितना परसेंटेज यूज़ करना चाहिए, ये सारा एक मेडिकल का पार्ट है जनरली, बताऊँ मैं आपको, है ना। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे मेल पेटर्न बाल्डनेस की बात करें तो उसके अंदर हार्मोन का असर हमेशा रहेगा, और इनफैक्ट समय के साथ बढ़ने वाला है, तो हमें कुछ मेडिसिन तो यूज़ करना ही पड़ेगा उसके अंदर, और हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 3 महीने यूज़ करना चाहता हूँ, 6 महीने यूज़ करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर एग्जांपल किसी का जैसे बात करें आयरन डेफिशिएंसी का पार्ट है किसी को, तो आप 3-4 महीने दवाई ले लीजिए, उसके बाद कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की भी नीड नहीं है। ओके, क्योंकि वो रिवर्सल कोज है, जहाँ आपने क्या किया कि हमने उसको ट्रीट कर लिया है। लेकिन जब आपका कोज जैसे कि हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस हमेशा रहने वाला है, तो आपको मेडिसिन भी हमेशा लेना पड़ेगा। तो ये क्रॉनिक कंडीशन है, और लाइफ में
बीमारियाँ ऐसी काफ़ी होती है, बताऊँ आपको, जिसके लिए क्रॉनिक कंडीशंस के लिए हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ वाला पेशेंट ये बोला कि डॉक्टर मुझे तो 3 महीने में ठीक कर दो आप, क्या पॉसिबल है क्या? तो डायबिटीज़ वाला को हमें पता है, अवेयरनेस है उसके ऊपर कि भाई डायबिटीज़ का मेडिसिन कम ज़्यादा चलने वाला है और हमें मैनेज करना पड़ेगा, और वहाँ पे मस्ट है, क्योंकि डायबिटीज़ की में अगर शुगर ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी ख़राब हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छे समय के लिए जब तक आपको अच्छे बाल चाहिए तब तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अब जनरली बोलते हैं कि लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी डॉक्टर, जनरली मैंने देखा है कि लाइफ टाइम कोई नहीं लेता है, मैं भी नहीं लूँगा। एक स्टेज के बाद में ठीक है, इट्स ओके, जैसे हमारे पेरेंट्स लेते हैं क्या? नहीं लेते। मेरे पिताजी बिल्कुल, उनको चिंता ही नहीं है कि ठीक है, आई एम ओके विद देम, ठीक है। तो एक स्टेज के बाद में, ठीक है, दैट वी कैन जस्ट लीव इट, है ना। तो एक 40-45 अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, उस हिसाब से हमें मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जिस मिनॉक्सिल दवाई है तो ये ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करती है, और उसका कुछ परसेंटेज 5%, 10%, 2.5% के हिसाब से आती है, उसको यूज़ करना चाहिए हमें, है ना। कितना है वो एक डॉक्टर का पार्ट है, बट इन जनरल जैसे आपने यही दवाई क्यों पूछा, ये मेरा अगर मैं पूछूं आपसे, बिकॉज दिस इज सो पॉपुलर मेडिकेशंस, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि हर किसी की ज़ुबान पर है वो, राइट। तो क्योंकि ये अच्छी दवाई है, क्योंकि काफ़ी सालों से चल रही है, और आपने बोला साइड इफ़ेक्ट, इन जनरल साइड इफ़ेक्ट इसका बहुत नहीं होता है, बहुत मिनिमल होता है, माइल्ड इरिटेशन होने के चांसेस होता है, अदरवाइज दिस मेडिसिन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशन। ये तो इतनी सेफ मेडिकेशन है कि ये एज ए OTC मिलती है। OTC मतलब होता है कि हमारे पास में ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आप पेशेंट्स, अगर डॉक्टर ने बताया है तो वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है उसके लिए, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, ये मेडिसिन आपको US में मिल जाएगा 5% बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। तो इतनी सेफ़ है कि अगर आपको US के अंदर बिना, हमारे यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, वही अच्छी बात नहीं है, बट अगर आप पूरे ऑल वर्ल्ड की बात करें जहाँ पे मिनॉक्सिल आपको ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है, इसका मतलब ये सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है इसकी। हाँ, तो इसको हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं? हाँ, लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, और कितना इफेक्ट होगा कितना नहीं होगा, इसके साथ कौन सी कॉम्बिनेशन होगा, तो एक डॉक्टर का आपके प्लानिंग का पार्ट रहता है। तो बेटर कि डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ, कंसल्टेशन के साथ बात कीजिए। हाँ, डॉक्टर आपको ये कह सकते हैं कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, आप मुझे 6 महीने बाद दिखा दीजिए, हो सकता है कि मेरे पास में कोई बेटर मेडिसिन हो आपके लिए, ठीक है। तो मेडिसिन चेंज होती रहती है, आज मिनॉक्सिल है तो कल कोई दूसरी मेडिसिन आएगी, तो अगर आप डॉक्टर के टच में रहेंगे, अगर आप अपने बाल बचा पाओगे तो आगे ज़्यादा बाल बचाने के चांसेस रहेंगे ना आपके। राइट। हाँ। तो सर अब बाल तो चले गए, अब सोल्यूशन बता दो आप इसका, कि जैसे कि बोला जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, तो वो कितना हद तक सही है और कितने लंबे टाइम के लिए चल जाता है? राइट, देखिए, अगर हेयर लॉस आपका हो गया लाइक 50% या मोर देन 50% हेयर लॉस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो फ्रंट का जो एरिया होता है ना, या कहीं का एरिया जहाँ पे बाल ऑलरेडी है लाइक रिमेनिंग 50%, तो वो अपने लुक को वापस मेंटेन नहीं रख पाते। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो स्काल्प विजिबल होता है, तो यहाँ पे रोल आता है हेयर ट्रांसप्लांट का इन जनरल। तो अगर आपको लगता है कि आपके बाल 20% 30% के आसपास डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, तो वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जनरली नीड नहीं होती है। देखो, 20% आपका हेयर लॉस हो गया, बाकी 50% जैसे रिमेनिंग का 50% थिन हो गया, तो भी स्काल्प दिखेगा आपका, तो भी आपको हेयर ट्रांसप्लांट की नीड नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ हेयर्स आर क्वाइट गुड। क्यों ना थिनिंग को इम्प्रूव किया जाए। हाँ, तो मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट रहते हैं कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, और जब एग्जामिन करते हैं, एक लेंस से चेक करते हैं उनमें, तो पता चल जाता है कि इनके नंबर ऑफ हेयर तो काफ़ी अच्छे हैं, तो क्यों ना एक अच्छा एक मेडिसिन से उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, और अगले पता चला कि 6 to 8 मंथ्स के अंदर ही वाज लाइक ही इज हैविंग नॉर्मल हेयर। मतलब सर क्वालिटी ख़राब हो गई जिस वजह से वो बाल बहुत कम लग रहे हैं और बॉल्डनेस लग रही है। हाँ, तो एग्जाम्पल, बट हाँ, अगर एग्जामिन करने बाद लगता है कि 50% से ज़्यादा हेयर लॉस हो गया, तो यहाँ पे फिर फ्लोर हेयर ट्रांसप्लांट आता है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम पीछे के बाल निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल के आगे की ओर लगाते हैं। और हमारे जो मेल में जो हेयर लॉस होता है, मेल पैटर्न बालनेस, वो अलग तरह का होता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे ये होता है कि यहाँ से बाल चले जाते हैं धीरे धीरे करके, तो ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 7 के बीच में हेयर लॉस होता है हमारा। जबकि फीमेल्स में क्या होता है कि आपका जो हेयर लाइन होती है वो इंटेक्ट होती है, वो हेयर लाइन तो वही रहती है, लेकिन वहाँ पे सेंटर से आपके बाल कम हो जाते हैं, थिनिंग होती है, तो सेंटर हल्का सा वाइड होना शुरू होता है। तो ग्रेड 1 मतलब हल्का सा एक फिंगर जितना ही आपका जो है वो वाइडन हो रहा है, फिर थोड़ा और ज़्यादा चौड़ा हुआ वहाँ पे, तो स्काल्प यहाँ के ज़्यादा विजिबल होना शुरू हो गया। तो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के हिसाब से फीमेल में हेयर लॉस होता है, बट दोनों का कोई जैसे मैंने बताया कि वो हार्मोन्स ही होते हैं। ओके, तो इस स्टेज में जब लगता है काफ़ी स्काल्प विजिबल हो गया, तो हेयर ट्रांसप्लांट करो। सर आपने कहा कि पीछे से बाल निकाल के आगे लगाते हैं, तो ये पेनफुल प्रोसेस होता है क्या, और इसमें कितना टाइम लग जाता है? देखिए, पेनफुल ज़्यादा नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि पेन को कम करने के काफ़ी तरीके होते हैं, एंड ऑब्वियसली पेन फैक्टर कहीं ना कहीं रहता है। मेरे पास में सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया तो सेकंड या थर्ड की बात होता है डॉक्टर पेन कितना होता है,
क्योंकि एक इलेक्टिव सर्जरी है, हम करा भी सकते हैं, हम नहीं भी करा सकते, असेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो हम कोशिश भी करते हैं कि हम क्यों ज़्यादा पेन लें, बट इन जनरल एक अच्छा डॉक्टर क्या करेगा कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नंबिंग क्रीम लगा देता हूँ सबसे पहले, तो 20-30% आपका पेन वहाँ कम हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक वाइब्रेशन होता है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे कम हो जाएगा। वाइब्रेशन क्या होता है कि उसके अंदर एक हल्का सा कोल्ड का पार्ट होता है, मतलब -1 डिग्री 2 डिग्री का, वो फर्दर नम कर देगा आपका। और सबसे बड़ी बात होती है कि डॉक्टर से इंटरेक्शन, पेशेंट से इंटरेक्शंस। 50% आपका पेन का पार्ट होता है फियर, जैसे बात करते हो 50% आपका डॉक्टर, हाँ डॉक्टर इज़ डूइंग गुड फॉर मी, यहाँ से एक्सेप्टेंस हो जाता है आपका। सर वो कंफर्ट लेवल आ जाता है, वो कंफर्ट लेवल आता है, एकदम से पता नहीं चलता कि डॉक्टर ओके डॉक्टर। तो मैंने देखा कि जब तक 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं तब तक पेशेंट का बीपी होता है 140 के आसपास। जब बीपी बढ़ जाता है डर से 3 इंजेक्शन के बाद में, चौथे इंजेक्शन बाद में, अरे डॉक्टर इतना ही पेन होने वाला है, मैं यस इतना ही पेन होने वाला है, एकदम से बीपी 120/80। तो वो मैं देखना चाहता हूँ। एंड यस, हल्का सा चिंता एग्जैक्टी होती है थोड़ी बहुत, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना, तो इट्स ओके। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे एग्जांपल, इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। अब हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं इस हिसाब से करते हैं कि भाई आपके फेस के हिसाब से होना चाहिए आपका हेयरलाइन, ओके। यहाँ से लाइन डिज़ाइन किया, उसके बाद में यहाँ का एरिया रेस्टराइज करने के बाद में यहाँ पे छोटे छोटे छेद बनाते हैं, यहाँ पर बाल जितने बनाते हैं, डीप नहीं बनाते हैं, इज़ वेरी सुपरफिशियल, 3-4 मिलीमीटर के आसपास का होता है। तो उसको बताए स्लिटिंग करना, छेद बना दिए। पीछे से क्या करते हैं कि हम उससे बाल निकालते हैं, यहाँ से इस एरिया से बाल निकालते हैं। उसके लिए छोटा सा मोटर होता है, तो मोटर से बाल निकालिए और उसके बाद में यहाँ पे बाल डाल देते हैं यहाँ पे। तो 3 स्टेप होता है, पहले स्लिटिंग होता है, सेकंड हार्वेस्टिंग और थर्ड होता है इम्प्लांटेशन। तो जनरली क्या होता है कि हार्वेस्टिंग एंड इम्प्लांटेशन सेकंड एंड थर्ड स्टेप साथ साथ चलते रहते हैं, कि डॉक्टर बाल निकालते रहते हैं और टेक्नीशियंस बाल लगाते रहते हैं। तो रफली मान के चलिए कि 5-6 घंटे के आसपास आपका प्रोसेस लगता है, और डिपेंड करता है कितना हेयर लॉस ज़्यादा है। किसी का जैसे ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 के आसपास है, तो एक दिन के अंदर 5-6-7 घंटे के आसपास में हो जाता है। लेकिन किसी का ग्रेड ज़्यादा है, ग्रेड 6, ग्रेड 7 है, तो उस स्टेज में हो सकता है कि फिर 2 दिन में करना पड़े। अच्छा, थोड़ा आज थोड़ा कल। तो अगर उसके पीछे भी बाल नहीं है तो फिर बाल कहाँ से लाते हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो जनरली हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें तो इस एरिया के अंदर हमारे पास में देखो, ये वाला एरिया आप देखा होगा 70-80 के तक आपका ये वाला एरिया काफ़ी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर रफली मान के चलिए हमारे 80,000 हेयर होते हैं, और 20,000-30,000 के आसपास आपके बैक पे हेयर होते हैं। अब 20,000 में से हम 50% ही निकाल पाते हैं, क्योंकि 50% पीछे भी तो चाहिए बालों के लिए। तो 20,000 का मतलब 10,000 या 12,000 के आसपास हम बाल निकाल पाते हैं, जो कि 80,000 के लिए, इस लॉस के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये श्योर है। तो जनरली क्या होता है कि एक अच्छी डेंसिटी हम देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि फ्रंट का एरिया ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक ही कवर हो पाता है, और ये सही है। इससे ज़्यादा अगर हम उम्मीद करें कि ज़्यादा डेंसिटी आ जाएगी, ज़्यादा वैसा ही हो जाऊँगा मैं जैसा 18-20 ईयर्स के आसपास था, तो बात सही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, किसी का ग्रेड 6, ग्रेड 7 होता है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ज़्यादा और बाल निकालने के लिए हम यहाँ से बाल निकालने की कोशिश करते हैं। कोई दूसरे जोन होते हैं, जैसे कि चेस्ट से निकालिए, थाई से निकालिए, यहाँ से बाल निकालने की कोशिश करते हैं और उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि मान के चलिए कि पूरी तरह कवर हो नहीं पाता है जनरली। अगर इस एरिया को अगर हम कवर करना है तो मिनिमम मान के चलिए रफली 20-25,000 बालों की नीड होती है, जो कि बॉडी पे होते नहीं है। होते भी है तो वो बहुत उतने अच्छे नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल इन बालों की बात करें, तो ये थिक हैं और सिंगल हेयर हैं ये, तो वो थोड़ा अलग से देखेंगे। चेस्ट हेयर की बात करें मेल के अंदर, तो वो बहुत फाइन होते हैं और सिंगल होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटी मेंटेन वो बन नहीं पाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं कि मेरे पास में डॉक्टर ज़्यादा हेयर लॉस नहीं है, बट अगेन लाइक आई हैव वेरी गुड डोनर एरिया, पता चला कि रफली 10,000-12,000 तो आपके यहीं से निकल गए, तब तो कह सकते हैं कि ठीक है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट एक सुपर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अदरवाइज़ ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक कह सकते हैं कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, उसके बाद में ठीक ठाक सा कवरेज होता है। सर कोई इंसान अनिल कपूर सर जैसा हो तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको बाल निकालने में कहीं से भी बाल ले सकते नहीं, डेफिनेटली अगर जितना अच्छा डोनर एरिया होता है तो हम वहीं से असेसमेंट कर लेते हैं कि आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, है ना। तो वो एक हमेशा इस बात को जो डिलीवर क्या हो सकता है, ये डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉक्टर का काम होता है कि वो अच्छे से उनको समझाएं कितना लुक आ सकता है। ये सारी बातें अच्छे से डिस्कस होना ज़रूरी है। वही तभी आ पाता है जब अगर हम टेलिंग क्यों एक मैचिंग होता है कि डॉक्टर हाँ। तो सबसे पहले ये चीज़ें कभी कभी होता है कि डॉक्टर मेरे पास आता है, डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन ही गलत होता है जनरली, राइट, है ना। सोचिए कहाँ क्वेश्चन है आपका, क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग। क्या आप मेरे रिजल्ट देख के आप आ रहे हैं? नो, आप पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, कि क्या आपके लिए नीड है या नहीं हेयर ट्रांसप्लांट की। अच्छा, दूसरी बात है डॉक्टर मेरे को यहाँ पर 10,000 बाल चाहिए,
अच्छा, उन्हें तो पहले इसकी से कॉस्ट पता है। बताओ है ना। तो हम उसमें ग्राफ्ट भी बात करते हैं। तो रफली जैसे एग्जांपल ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 7 तक, ग्रेड 2 में 2000 ग्राफ्ट की नीड होती है। ग्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारे जो हेयर होते हैं ना वो कुछ ग्रुप्स में होते हैं। ग्रुप में 1 से लेकर 4 बाल हो सकते हैं। तो जब हम पीछे से बाल निकालते हैं वो ग्रुप निकाल लेते हैं, बड़ा ग्रुप निकालते हैं ऑब्वियसली, ताकि हम ज़्यादा कवर कर पाएँ वहाँ पे। तो सिंगल वाले जो फ्रंट में लगाते हैं सिंगल वाले, बाकी 2, 3, 4 जो होते हैं ना, वो जब बाल निकालते हैं छोटा सा उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। तो ग्रेड 7 के अंदर हमारे कम से कम 7000 ग्राफ्ट की नीड होती है। 7000 ग्राफ्ट्स की नीड होती है। तो वो अच्छा, ग्राफ्ट के groups। हिसाब से बात करते हैं कि डॉक्टर 6000 ग्राफ्ट चाहिए मुझे। अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपके 6000 ग्राफ्ट निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ, तो होने भी हमेशा चाहिए। आपका डॉक्टर के पास में ऐसा मतलब बात आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी चाहिए कि डॉक्टर आई हैव सम काइंड ऑफ हेयर इश्यूज, आई वांटेड अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट एंड मीट टू योर डॉक्टर। तब आप सॉल्यूशंस की बात कीजिए, हेयर ट्रांसप्लांट की बात मत कीजिए आप कि डॉक्टर ये कंडीशन है। तो डॉक्टर आपको एक बनाएगा कि आपको इन बालों को बचाने के लिए क्या करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन बालों को बचाने के लिए ये चीज़ करनी है और ये है, और इतना आपका कवरेज हो जाएगा और ऐसा रिजल्ट आने के चांसेस आपके। सर, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि सलमान खान है या रणबीर कपूर है ना, और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी अगर पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं, जैसे सलमान खान की अगर पुरानी मूवी देखे 20-25 साल पहले की, तो इनकी हमने देखी है कि यहाँ से इनके बाल तब तो थे ही नहीं, और अब इनकी आजकल को देखो इनको तो इनके बहुत पूरे बाल हैं। तो क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं या कुछ पैचेस वगैरह यूज़ करते हैं? उसके बारे में आपको क्या क्या मतलब कहना चाहेंगे? राइट, सलमान खान की बात करें सर की, तो उनकी मुझे लगता है कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। ओके, क्योंकि मैं हेयरलाइन वगैरह में देख पा रहा हूँ कि पहले हेयरलाइन काफ़ी रिसीडेड थे उनकी, पीछे थी इनकी हेयरलाइन। अब देख रहे हैं कि उनका एक एज अप्रोप्रिएट हेयरलाइन बना रखी है उनकी। ओके, और जब मैं कुछ फोटोग्राफ में, इनफैक्ट मैं चेन्नई जाता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो मेरे पास में एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे पोस्टर है जिसमें सलमान खान सर की एक इतनी बड़ी सी फ़ोटो है वहाँ पर। अच्छा। तो उसमें जो कुछ बाल हैं ऐसे, जो मैं फ़ोटो लेता हूँ उसकी, फिर मुझे पता कि ये प्लांटेड हेयर है ना। तो वो मैं देख चुका हूँ, इतना क्लोज नहीं देखा बट मैंने फ़ोटो क्लोज देखी उनकी, है ना। तो हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट किया है एंड ऑब्वियसली वी हैव टू टेक काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग हेयर। ये दोनों ही पार्ट है, प्लांटेशन भी है और साथ साथ में कुछ मेडिसिन भी लगाना होता है। अब देखिए जो पेच वाला पार्ट है कि लगाते कि नहीं लगाते हैं, वो श्योर नहीं है, ठीक है। वो क्योंकि वो बाल जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, ठीक है। तो वो तो एग्जामिन करने के बाद ही पता चल पाएगा। सर, एक चीज़ और बता दीजिए, जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं ये सेफ़ तो रहता है ना पूरा? देखिए सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। इसमें देखो हेयर ट्रांसप्लांट 2 तरह का होता है। जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं, स्लेटिंग होता है, हार्वेस्टिंग होता है और इम्प्लांटेशन होता है। जो हार्वेस्टिंग जो पार्ट होता है ना हमारा, जहाँ से हम बाल निकालते हैं, वो निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है FUT और एक होता है FUE। तो FUT टेक्निक में क्या होता है कि हम वहाँ से स्ट्रिप निकाल लेते हैं पूरी, एक पूरी स्ट्रिप निकाली जैसे 22 सेंटीमीटर की, और 1.2 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर इतना पूरी पट्टी निकाल लेते हैं स्किन के साथ में ही। ओह, हाँ, उसके बाद में उसको स्टिच करते हैं वहाँ पर, अच्छा। ठीक है। अब क्या होता है, जब स्ट्रिप हमारे पास में होती है ना, इसमें हम 1 बाय 1 हेयर सेपरेट करते हैं, तो ग्राफ्ट बना लेते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में इसको इम्प्लांट करते हैं। तो ये जो टेक्निक है उसको बोलते हैं FUT टेक्निक। एक दूसरी टेक्निक है उसको बोलते हैं FUE टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा मोटर होता है और हम क्या करते हैं कि जो ग्राफ्ट होते हैं 1 बाय 1 ऐसे निकाल लेते हैं। जैसे 100 बाल है वहाँ पे, 100 ग्राफ्ट है, तो उनमें से 30-40 ग्राफ्ट आपने निकाली है एक एक करके, और बीच बीच में क्या होता है कि आपका नॉर्मल स्किन होता है और नॉर्मल बाल भी होता है। तो ये टेक्निक थोड़ी नई टेक्निक है। अब आपने जो पहली बार सुना तो हल्का सा डर लगा कि इतनी स्ट्रिप्स निकल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ ब्लीडिंग हो जाए, कुछ तकलीफ हो जाए। तो यही क्वेश्चन उनके दिमाग में भी होता है, पेशेंट्स के दिमाग में भी होता है। तो इसलिए क्या होता है कि FUE टेक्निक, क्योंकि ये मिनिमल इन्वेजिव है, ज़्यादा ब्लड होता नहीं इसके अंदर, तो ये ज़्यादा पॉपुलर हो गई थोड़ी सी। तो वो जो स्ट्रिप मेथड है वो जनरली मान के चलिए कि आज के सिर्फ 10% लोग ही करते हैं, 90% तक FUE होता है ट्रांसप्लांट। क्योंकि इसमें एक तो स्ट्रिप, देखिए स्ट्रिप जब निकली है पूरी आपकी, तो एक तो उसको हीलिंग होने में रफली 10 दिन से लेकर 15 दिन के आसपास लगेगा। कभी कभी टाँके लगाने होते हैं, वो खुलने वाले भी होते हैं, या जाके डॉक्टर के पास में रिमूव करना पड़ता है। और लाइफ टाइम के लिए एक लंबा सा स्कार बन जाता है पीछे की ओर, चाँद बन जाता है, चाँद की तरह स्कार, है ना। तो कल को बोल रहा कि डॉक्टर मैं अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो फिर कैसे रहेगा, तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। काफ़ी टेक्निक है जिसको इनविजिबल सा किया जा सकता है, बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मैंने देखा कि वो विजिबल होता है। तो जो एक्टर वगैरह होते हैं तो बोलते हैं कल को डॉक्टर ऐसा कोई मुझे रोल मिल जाए जहाँ मुझे कंप्लीट शेव करना पड़े, तो वो तो ठीक नहीं मेरे लिए, है ना। तो वो एक लंबा स्कार की वजह से, और सेकंड इन्वेजिव, देखिए अगर आप डीप जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा होने के चांसेस रहता है। इज़ वेरी सिंपल थिंग, है ना। तो ब्लीडिंग का चांसेस भी ज़्यादा होता है उस चीज़ के लिए। तो ये सब कुछ कर देखते हुए FUT उतना थोड़ा पॉपुलर नहीं हुआ है, और FUE एकदम से ग्रो कर गया, ठीक है। तो ये FUE टेक्निक इन जनरल, तो ये कह सकते हैं कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट किससे करा रहे हैं।
सेफ्टी यहाँ से स्टार्ट होती है मैम, है ना। आप देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे मैंने बताया, ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स, इस पे बिल्कुल नहीं जाना है। हेयर ट्रांसप्लांट कौन कर सकता है, ये किससे करवाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसको कि एक्स्ट्रा नॉलेज हो हेयर ट्रांसप्लांट का। देखिए काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं जनरली, तो वो अपने फेलो को रेफ़र करते हैं कि भाई मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता हूँ, आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट कर लीजिए इनके लिए। ये जो प्लास्टिक सर्जन्स जो काफ़ी अपना एक सर्जिकल पार्ट में स्किल्स रखते हैं, तो इनसे करना है। अगर कोई ऐसा, जैसे कोई डॉक्टर होता है, एग्जांपल कोई डॉक्टर है जो कि डेंटिस्ट का डॉक्टर है, जैसे एग्जांपल जो कि दांतों के डॉक्टर हैं। अब दांतों के डॉक्टर अगर बोलते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करता हूँ, तो क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने कितना पढ़ाई की होगी इसके बारे में, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, क्योंकि उन्होंने 5 साल तो दांतों की पढ़ाई की उन्होंने, है ना। उसके बाद में अब वो कर रहे होंगे क्योंकि कुछ कह सकते हैं कुछ कमियां हमारे लॉज के अंदर कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर मैं बात बताऊँ, मैं आपसे बोलूँ मैम कि अगर आपके मदर का कोई ऑपरेशन करना हो और मैंने किसी में 1 महीने कोई पढ़ाई की है, जबकि मैंने पूरी पढ़ाई ज़िंदगी में डर्मेटोलॉजिस्ट की है, तो ऑपरेशन में से करा पाओगे आप? नहीं सर। नहीं ना। अगर जैसे आंखों का ऑपरेशन करना है कि जी मैंने तो 1 महीने एक डॉक्टर के पास में रह के मैंने कुछ पढ़ाई की है, सर पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है ना। तो सिमिलरली आपको ये देखना है कि वास्तव में कौन डॉक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखनी है, आपकी सेफ्टी यहीं से एश्योर हो जाएगी कि डॉक्टर जो रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, प्लीज़ उनसे करवाइए हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये थोड़ा स्किल बेस्ड है, ये आर्टिस्टिक वर्क है। आर्ट प्लस साइंस प्लस कह सकते हैं थोड़ा सर्जिकल पार्ट, तीनों साथ में आता है इसके अंदर, राइट। और कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांचें करते हैं, उसके बाद लगता है कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, उनका बॉडी बिल्कुल ठीक है, तभी हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। तभी कह सकते हैं कि सेफ्टी बहुत अच्छी होती है इसकी। इन जनरल टचवुड, मतलब कि हार्डली एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट दैट वी हैव सीन। बट सर्जरी है ना, तो एक सर्जरी को हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता कि कम आँख ले। आँख मतलब सर्जिकल है, तो जो सेफ्टी है वो हमेशा जो भी मतलब उतना ही हमें तो अलर्ट रहना पड़ता है हमेशा सर्जरी में। सर एक और सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद बाल जो हमने लगवाए हैं उनकी लाइफ कितनी होती है? क्या ये मतलब थ्रू आउट मेरी लाइफ रहेंगे जो मैंने ट्रांसप्लांट के बाद बाल लगवाए हैं, या इनका भी कोई लाइफ स्पैन होता है कि ये 6 महीने 6 साल के बाद ये चले जाएंगे और मुझे दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा? क्योंकि हेयर फॉल तो हो ही रहा होता है। अब वो कहेगा मैं फिर से अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो फिर से मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू ही रहेगा। जी जी जी। तो क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल की सबसे पहले हमें अपने दैट्स वाई एग्जिस्टिंग हेयर को इंप्रूव करना ज़रूरी होता है, और उसके बाद लगता है कि जो बॉल्ड एरिया है वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जो हेयर लॉस का जो कॉज की बात करें, तो ये जो पीछे आपके बाल होते हैं यहाँ पर डोनर एरिया में, इनमें हार्मोन का असर ऑलमोस्ट नील होता है, नहीं होता है। आपने देखा होगा 70 ईयर्स 80 ईयर्स में जो है ना हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, उनके एक जोन होता है जहाँ पे बाल उसके बाद भी बाल होते हैं उनके, हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेफ जोन। तो इस सेफ जोन से हम क्या करते हैं कि बाल निकालते हैं, और यही सेफ जोन क्या करते हैं कि हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रंट पे। ओके। तो इस पे हार्मोन का असर बहुत कम होता है। अच्छा, तो सर जो हमने बाल पीछे से लगवाए हैं उस पे अब हार्मोन का असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस एरिया से थे जो सेफ्टी जोन में आते हैं। सेफ्टी जोन में आ रहे थे, लेकिन इन जनरल कह सकते हैं कि दूसरे कोजेज भी होते हैं आपके हेयर लॉस के, है ना। जैसे एग्जांपल कोई डेफिशिएंसी का पार्ट हो गया, जैसे हमने कोज, अगर वो वाला फैक्टर बनता है तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल फर्दर हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि, और ये भी माना जाता है कि कभी कभार एग्जांपल कुछ पार्ट हार्मोन का 5% 10% पार्ट हार्मोन का असर हो सकता है। तो ग्रेजुअली अगर आपने केयर नहीं किया तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके जहाँ बाल लगे हैं वो भी आपके कम होना शुरू हो जाए। तो एक जनरल केयर का पार्ट होता है। आप हेयर ट्रांसप्लांट करा के भी उसका आपके बाद मेडिसिन भी यूज़ करना पड़ेगा, आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए भी और आपके प्लांटेड हेयर के लिए भी। बट इन जनरल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। अब इसको ऐसे तो डिफाइन करना मुश्किल है कि कितने साल चलेंगे, काफ़ी तो ऐसे होंगे जो आपके लाइफ टाइम रहेंगे। तो सर ये बताइए कि क्या हर इंसान हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? मतलब कुछ इसकी कंडीशन भी होती है क्या कि कुछ लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कुछ लोग में भी विग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? देखिए हेयर ट्रांसप्लांट में ये समझना ज़रूरी है हमें कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है ग्रेड 3 ग्रेड 6 ग्रेड 7 एलोपेशिया के लिए, है ना। तो और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती है जहाँ लगता है कि जो है वो हमें ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपके कोई हेयर की कोई डिजीज़ है जैसे एलोपेशिया एरेटा, तो उस कंडीशन में नहीं कर पाते हैं। या कोई अनकंट्रोल कंडीशन होती है, सिस्टमिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, शुगर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, बीपी ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जहाँ पे ट्रांसप्लांट वास्तव में नहीं कर सकते। ये आपको थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, है ना। जैसे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए हेयर ट्रांसप्लांट। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, या फिर आपको भी, है ना, अपने दर्शकों को भी समझना चाहिए कि जो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है उनकी, कि डॉक्टर मेरे फ्रेंड का हेयर ट्रांसप्लांट देगा बहुत अच्छा, आप मेरा कर दीजिए उतना अच्छा। तो जनरली ऐसा नहीं सोचना है आपको।
आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है डॉक्टर, और वो चीज़ ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर उसने तो बोला कि आपके 5,000 ग्राफ्ट लगा देंगे, आप तो बस 3,000 की बात कर रहे हो। तो इसके ऊपर आपको समझ होना ज़रूरी है कि कौन से डॉक्टर हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और वास्तव में मेरे लिए कौन सा अच्छा हो सकता है। तो बिल्कुल ही आपको हाइपोथेटिकल नहीं जाना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना, ज़मीन पे रहना आपको, राइट। हाँ, अगर लगता है कोई लोग कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, तो विग लगा सकते हैं वो, ऐसा नहीं है। विग भी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। जिसे लगता है कि डोनर एरिया बिल्कुल कम है, वो ग्रेड 7 है ऑलरेडी, कि डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ फ्रंट में लगा सकते हैं, तो ठीक है, फ्रंट में आप मस्त रहिए। नहीं डॉक्टर मुझे तो पूरा चाहिए अच्छे से, तो फिर वहाँ पे विग ऑप्शन होता है। सर विग डेली चेंज करनी होती है या कुछ ऐसा परमानेंट भी आती है कि एक एक महीना चल गई फिर चेंज कर लो? हाँ, विग में अलग अलग तरह के विग आते हैं, ठीक है, जिसमें मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ विग का, बट हाँ इसमें क्या होता है, कुछ चिपकाने वाले आते हैं जो कि ग्लू लगाते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं क्लिपिंग वाले आते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग, जैसे एग्जांपल, आपने फ्रंट में हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, पीछे विग लगा लिया। इससे क्या होता है कि फ्रंट में जो हेडलाइन होती है ना, काफ़ी अच्छे नॉर्मल दिखती है और पीछे पता नहीं चलता है। तो ऐसे भी हाइब्रिड भी आप मोड ले सकते हो, है ना। बट विग का एक थोड़ा लिमिटेशन होता है। एक ये होता है कि कभी कभी ग्लू से एलर्जी होने का चांसेस रहता है। तो काफ़ी बार मैंने देखा कि डॉक्टर मैं लगा नहीं पाता हूँ, बिकॉज मेरे को स्किन में इचिंग होती है, रेडनेस होती है, और इन्फेक्शन भी हो गया मेरे, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। सेकेंड होता है कि कभी कभी एग्जिस्टिंग हेयर का केयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विग लगा लिया फिर बाकी अंदर के बाल जा ही रहे, क्योंकि उन पर मेडिसिन लग नहीं पाती है ना। और एक और चीज़ मैंने देखी है कि काफ़ी लोग कंफर्टेबल हो नहीं पाते विग से, कि डॉक्टर विग तो लगा लिया लेकिन अभी भी वो इनकम्प्लीट सा फील होता है मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आ पा रहा है मेरा। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि भाई ठीक है डॉक्टर फ्रंट आप करा दीजिए और मेरा लुक वापस आ जाएगा, एंड यू जस्ट एन्जॉय दैट लुक, राइट। सर आपसे बात करके तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे को। जो हेयर फॉल का इशू हो रहा है, हेयर डैमेज का, वो तो मैं आपसे ही कंसल्ट करने वाली मोस्ट हूँ। वेलकम। सो गाइस, सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आपको भी अगर सर से कॉन्टैक्ट करना है तो वहाँ से आप चेक करके कर सकते हो। सर हेयर ट्रांसप्लांट के इतने सारे झंझट हैं, प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बाद में उनकी केयर करो, तो क्या बाल इतने ज़रूरी हैं? मतलब बिना बाल के भी तो चल सकता है। चलो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। बाल कोई ज़रूरी नहीं लाइफ के लिए, है ना। इन जनरल बताऊँ मैं आपको कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस होती है कि वो नहीं करा पाते हैं, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, है ना। तो प्लीज़ अपने लुक को सिर्फ बालों से मत देखिए आप। आपकी पर्सनैलिटी होती है एक स्टेज के ऊपर कि वो मायने रखती है, यानी आपके बाल कोई नहीं देखने वाला। घने बाल हैं, बहुत ज़्यादा घने बाल हैं, लेकिन यू आर नॉट वेरी परफेक्ट इन योर वर्क, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, है ना। बाल एक पार्ट हो सकता है ना। आप उसके लिए एफर्ट दे सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उनका, पर जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और बाई चांस लगता है कि हमारे बाल नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं, हमने देखा कि जिनको सोसाइटी में देखते हैं जिनके बाल उड़े होते हैं, बट दे आर हैप्पी, राइट, वेरी हैप्पी। अगर मैं कहीं पूछूंगा किसी से, मेरे दोस्त बताऊँ आपको मैम, तो मैंने कहा अरे हेयर ट्रांसप्लांट कर दो, अरे पागल है क्या हेयर ट्रांसप्लांट कैसे करूँ, मैं तो अच्छा दिखता हूँ। इनफैक्ट मेरे दोस्त तो डॉक्टर्स हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो अब ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ और एक्सपर्ट लगता हूँ, ठीक है, और एक्सपीरियंस लगता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा मैच्योर ज़्यादा हो गया हूँ, ठीक है। और तो हेयर ट्रांसप्लांट सबके लिए नहीं है। देखिए किसी स्टेज में आपको लगता है कि डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है मेरा, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा उसमें प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ, और आप उसके लिए हैं और इस चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, और आपका पॉकेट इतना अलाउ करता है कि ठीक है यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक सच बताऊँ तो बहाना होता है। सबसे बेस्ट होता है कि यू आर गेनिंग द कॉन्फिडेंस, ओके। सो आई एम नॉट डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, आई एम नॉट ओनली डूइंग हेयर ट्रांसप्लांट, आई एम डूइंग द कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ें अगर आप सोचते हैं एवरीथिंग इज़ ओके, देन यू कैन प्लान इट। अदरवाइज प्लीज़ नेवर एवर थिंक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, नेवर थिंक अबाउट योर हेयर। आप जैसे हैं आप अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए हमेशा अच्छे बने रहोगे। आपसे आपका लुक बालों से नहीं आने वाला, आपका लुक आपकी प्रेजेंस से आने वाला है। राइट, वेरी डीप सर। थैंक यू। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के Thank you, ma'am. पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत अच्छा सेशन गया है, मतलब 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि क्या हो रहा है, कि अभी ये ज़्यादा लंबा जा रहा है या छोटा जा रहा है। मतलब ये एक ऐसा डिस्कशन है जो और 1-2 घंटे चल सकता है। सो गाइज अगर अच्छा लगा होगा तो पार्ट 2 ज़रूर कमेंट करना, फिर हम सर के साथ एक नेक्स्ट सेशन भी बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर दैट। थैंक यू सर। और मीनवाइल अगर हमारे दर्शकों को कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो प्लीज़ लिखिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है, और मेरे वीडियोस बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में होते हैं, अच्छे से होते हैं, तो बिल्कुल आप प्लीज़ देखिए उन वीडियो को भी। हम सर का चैनल भी ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर तो गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो कमेंट्स में आप लिख देना, सर भी ट्राई करेंगे उसका आंसर करने के लिए। यस मैं आपको फॉलो करूँगा पक्का से। हाँ जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सो मच.